अब ऐसे लोग क्या थे, ऐसे लोग ने कभी कभी ना डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर को आइडिया भी दे देते हैं। जैसे पहली बार कंचना निकला था, तो उसके बाद ना कुछ एडिटर लोग ने क्या किया कि कंचना 2 का ट्रेलर निकाल दिया। साला डायरेक्टर भी उससे भी पागल, कंचना 5 निकाल दिया हो। तो ट्रेलर निकाल। सो आज का जो बेसिकली सेमिनार है ना, ये एक सेमिनार नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंटली काम आने वाला है। ठीक है, ये मतलब सेमिनार ऐसा सेमिनार नहीं है कि चलो कोई हम टेक्निकल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जो लोगों ने अभी स्टार्ट किया है और जिन लोगों का मीड है और जिन लोगों को खास करके खत्म होने वाला है। अब ये क्या है, देखो आज का हमारा टॉपिक जो था ना वो था कि हाउ टू सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपको जब भी आप कोई कोर्स कर रहे हो ना, देखो अभी सपोज मान लो कि आप 10th पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लंबा सेमिनार नहीं है, इट्स अ क्रिस्प टॉपिक जो कि आप लोगों को यह समझने में बहुत हेल्प करेगा कि आगे आपको किस तरीके से करना है। क्योंकि जो लोग पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जिन्होंने स्टार्ट किया है। राइट, देखो जब हम 10th पढ़ते हैं ना, जब हम 10th पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हमें कम से कम 8 to 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। राइट, 8 से 10 सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब ये 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब आप 11th में आते हो, जब 11th 12 की बात आती है, खास करके जब आप 11th की बात आती है, देन आपको सब्जेक्ट्स चूज करना होता है। राइट ना, कि अब आपको क्या लेना है, लाइक आपको आर्ट्स लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, या फिर कोई अदर स्ट्रीम्स आपको चूज करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहां तक तो ये 3 में से कोई एक चूज करना होता है। अगर हम बात करें कोई अदर बोर्ड्स जैसे आईबी एक बोर्ड है, सबको पता है आईबी बोर्ड के बारे में। तो आईबी बोर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, आप मल्टीपल एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो सब्जेक्ट्स का और इजिली यू कैन सिलेक्ट एंड स्टार्ट। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आती है आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस में। तो चलो यहां पे भी बच्चा क्या करता है कि खुद से चूज कर लेता है। ठीक है, कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जिसमें उसके ज्यादातर फ्रेंड जा रहे हैं उसमें घुस जाता है, वो भले उसकी इंटरेस्ट हो ना हो उसमें वो घुस जाता है। सर मेरे बैच वाले तो सारे कॉमर्स में जा रहे थे तो मैं भी कॉमर्स ले ली, जबकि उसका कॉमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको कॉमर्स की स्पेलिंग नहीं पता, कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं, फिर भी वो घुस जाता है। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जैसे ही यहां के बाहर निकलता है ना, तब आपको जरूरत पड़ जाता है काउंसिलर का। राइट, आप काउंसिलर ढूंढते हो। 12वीं के बाद बच्चों को कॉलेज ढूंढना चाहिए, है ना, कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। वहां पे आप क्या ढूंढते हो? काउंसिलर। मैक्सिमम आज के टाइम में मैंने देखा, खास करके शहर में तो और भी ज्यादा लफड़े, वहां पे तो काउंसिलर लोगों का भी एक मस्त चलता है उनका काम कि भाई आपको काउंसिलर ढूंढना पड़ता है। सो आपको क्या करना पड़ता है? काउंसिलर। अब ये पता है आपको काउंसिलर आप क्यों ढूंढते हो? काउंसिलर ढूंढने के पीछे सिंपल सा मतलब है कि वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। काउंसिलर का काम यही होता है। अब एक बात बताओ कि जिस बच्चे को पढ़ना है उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना है, तो क्यों ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ये प्रॉब्लम इसलिए होता है कि घर वाले, आपके सबसे बेस्ट काउंसिलर कौन हो सकता है? आपका घर वाला लोग, आपके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को इस बात की खबर होती है कि हमारे बच्चे का रुझान, जो इंटरेस्ट है, वो किस तरफ में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे से रेगुलरली बातचीत करते हैं। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा ये गैप भी है, अगर यहाँ पे पेरेंट्स है, यहाँ पे बच्चा है, तो इसके बीच में एक अच्छा खासा गैप है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका रेगुलर बेसिस पे आपके स्टडी को लेकर कन्वर्सेशन होता होगा आपके पेरेंट्स के साथ। राइट, कि हाँ आज क्या किया तूने, आज क्या नहीं किया। ये चीजें बहुत कम लोगों के साथ होती होगी। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे उनके साथ नहीं होता होगा। कोई मेरे को बताएगा हाँ थोड़ा जरा, कितने लोगों के साथ ये होता है डेली बेसिस पे कि आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई आज क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा? तो झूठ मूठ के हाथ मत उड़ाना, ईमानदारी से हाथ उड़ाना, मतलब पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका क्या, ताकि उनको पता चले कि आपका अपडेट क्या है। राइट, अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, ये गैप की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि आप काउंसिलर ढूंढते हो। काउंसिलर क्या करता है? एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म में आपको लिख देता है कि आप ये भरो। आप जो भरते हो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है आपकी, और उसके बेसिस पे वो आपको करियर बता देता है कि यह करियर आपको करना चाहिए। सही है, ऐसा कोई गलत नहीं है, क्योंकि काउंसिलर अगर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ बंदा है, अगर उसने ये चीजें पढ़ी है, देन इट्स ओके। लेकिन बहुत सारे काउंसिलर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो जिनको कोई लेना देना नहीं है कि साइकोलॉजी क्या होता है, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, तो आप भूल जाओ। आप भूल जाओ कि आपकी जो काउंसलिंग हुई है आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। एंड देन होगा क्या, सपोज आपके काउंसलर ने आपको बताया कि आपको बीबीए करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपके जो फॉर्म, नॉट योर इंटरेस्ट, आपके फॉर्म और आपके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसने बताया कि आपको बीबीए करनी चाहिए। आप बीबीए में करते हो
2 साल के बाद क्या होता है, 1 साल या 2 साल के बाद आप ड्रॉप कर जाते हो। 100% करोगे ना, क्योंकि आपको तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके चैप्टर्स आपको समझ नहीं आ रहे, उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं, आप कैसे पढ़ोगे भाई। अभी सपोज मान लो कि मैं तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लूं, थोड़ा सा मैथ्स सोच देखा, अच्छा है मैंने तुमको साइंस रिकमेंड कर दिया, तुम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम जाओगे 4 साल, टिकोगे नहीं, तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये इशू आपको यहां पे भी आएगा। यहां पे क्यों आएगा, अब यहां पे आएगा तो यहां पे तो कोई दुनिया का कोई काउंसलर आपको हेल्प नहीं कर सकता, सिवाय हमारे, सिर्फ हम ही आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे जाके, और कोई आपको हेल्प करने वाला यहां नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है सर। यहां पे देखो, जब भी जो भी तुम कोर्स करते हो, कोर्स क्या करते हो, जब भी आप कोर्स करते हो तो 2-3 कोर्सेज ही होते हैं जो जनरली कैटेगराइज अगर हम करें, जैसे एक होता है ग्राफिक, ठीक है, एक हो सकता है 3D इंक्लूडिंग एनिमेशन, एक हो सकता है विजुअल इफेक्ट्स, और एक अगर थोड़ी सी आईटी के साइड में जाए तो एक हो सकता है UI UX प्लस वेब डिजाइन, ठीक है, ये एक चीज हो सकता है। तो जो जनरल कैटेगरीज है इतने ही है। अगर आप ग्राफिक्स को कैटेगराइज करोगे तो यहां पे 2-3 चीजें और आएंगी आपको। क्या क्या आएगा, एक आएगा आपको 2D एनिमेशन, ठीक है, एक आएगा आपको यहां पे वीडियो एडिटिंग भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करना कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्पेशलाइजेशन, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा करना है। जैसे आप बीएससी कर रहे हो, आप अगर बीएससी कर रहे हो, इट मींस कि यू आर लर्निंग, समझ में आई बात। तो जब आप बीएससी करते हो, अगर आप बीएससी कर रहे हो या एमपीएवीजी कर रहे हो, राइट, ये 2-3 कोर्सेज ही आपके रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपके बीएससी में किन किन चीजों की मेन है। अगर आप बीएससी करते हो तो आपका 3 साल का पढ़ाई होता है। 3 साल में आपका पहला जो होता है वो होता है ग्राफिक, दूसरा होता है वेब, और तीसरा होता है एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस में जाना चाहिए, कौन से कैटेगरीज आपको चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट। ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो 3rd ईयर में है उनको लगता है कि अरे सर मेरे को ये सॉफ्टवेयर बाकी है तो ये सॉफ्टवेयर भी हम कर लेते, क्या फायदा होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो चीजें स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप ज्यादातर उसमें फोकस करो। सपोज मान लो कि अगर हम स्पेशलाइजेशन आपका जो होता है, सपोज मान लो कि 4 मंथ्स का स्पेशलाइजेशन है, मान के चलो, इसमें 6 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब बेटा एक बात बता कि 6 सॉफ्टवेयर में सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे काम के हैं, 2 सॉफ्टवेयर, तो तू बाकी का 4 सॉफ्टवेयर सीख के तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, और वो 2 सॉफ्टवेयर पे मास्टरी कभी नहीं होगी। एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑलवेज बी अ मास्टर इन योर सब्जेक्ट। स्पेशलाइजेशन का सीधा मतलब होता है कि कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करो, और यही कारण है कि अगर आप देखोगे कि आप 10th तक 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 12 में जाकर ये 5 या 6 हो जाता है, मतलब 10 में 8 या 10 कर लो, बल्कि अभी तो कम हो गया है, नहीं तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग था, अभी वो साइंस बन गया है। पहले ईवीएस अलग अलग था, जैसे पहले होता था ईवीएस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, ठीक है, अभी वो सब जुड़ के एक बन गया है, ठीक है ना। तो यहां पे 6 करते हो, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हो, या तो कॉमर्स तो फुल कॉमर्स रहेगा, उसी से रिगार्डिंग जो जो चीजें रहेंगी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो देन ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट होगा कि आप ईसी कर रहे हो या फिर आप सिविल में हो या सीएस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी उसके ऊपर फोकस होती है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। अभी आप एमबीए करने का प्लान करते हो, आप क्या करते हो, एमबीए में कोई एक डिपार्टमेंट चूज करते हो, आप एचआर में जा सकते हो, आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप फिनांस में जा सकते हो, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट। तो सेम यहां पे भी अपने को करना है। अभी जैसे जो बच्चे 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में रहते हैं, अभी 1st ईयर जिनका कंप्लीट हो गया, सपोज मान लो कि हमने 1st ईयर में ग्राफिक्स कंप्लीट कर लिया, अब 2nd ईयर में हम आए, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हमको वेब डिजाइन में आगे जाके कुछ करना है, देन डेफिनेटली विल हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट 110%। बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बंदा किसी भी एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में जाता है, अगर उसमें एडमिशन लेता है, वो चाहे डिग्री करे या मास्टर्स करे, देन उसका जनरल जो फोकस रहता है कि वो एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स पे करे, राइट। अब यहां पे आज आपकी एक मिथ और बहुत अच्छी है, एक मिथ है जो टूट जाएगा, वो चीज आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। देखो, अगर आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, सो गिव मी आंसर्स कि आपको क्या लगता है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स पढ़ रहे होते हो तो आपको जॉब कहां मिलती है, कहां पे आपको जॉब मिलता है, बताओ। गेम इंडस्ट्री और स्टूडियोज में और मूवीज
मूवीज मतलब वही स्टूडियोज हो गया, चलो मूवीज में, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आईटी, अंडरस्टैंड। यहां पे 80-85% बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि हम एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट सीख जाएंगे तो हमें फिल्मों में जॉब मिल जाएगी, यानी कि हम फिल्म स्टूडियो में जॉब करेंगे। मगर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फिल्म स्टूडियो से ज्यादा पैकेज जो होता है वो आपको अमेजॉन में मिल सकता है, आपको फ्लिपकार्ट में मिल सकता है। मैं उन जगह का नाम ले रहा हूं जहां पे मेरे पर्सनली मैंने जिन जिन स्टूडेंट्स को अब तक अपने करियर में पढ़ाया है, जो लोग जहां पे जॉब कर रहे हैं। नायका, अगर आप आईटी फील्ड की बात करो तो टेक महिंद्रा, आप इसमें बात करो तो एक और कंपनी है दैट इज कॉल्ड पैंटालून, और एक है विप्रो। और अगर आप ये टेक और इसको हटा के बात करो तो एक है एडिडास एंड रिबॉक। ये कुछ वो कंपनी के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिनमें ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स, यानी कि अकॉर्डिंग जो मेरे करियर में आए थे, जो मेरे इंटायर करियर में जिनको मैंने पढ़ाया है, वो लोग ऑलरेडी यहां पे जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो जॉब मिलेगी वो फिल्म स्टूडियो में मिलेगी, और हमें फिल्म स्टूडियो में ही करना है ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट। अगेन हम आते हैं अगर स्पेशलाइजेशन पे, तो एक चीज और समझो कि अगर आप यहां पे एनिमेशन, अभी कोई बोलता है कि सर ग्राफिक्स तो हमने सीखा था, मुझे ग्राफिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ग्राफिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, पहला साल में ग्राफिक आता है, ग्राफिक थोड़ा इजी भी होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। चलो आपको लगा कि सर मेरे को तो लगा कि ग्राफिक्स में ही, मगर ये चीज अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। यू विल हैव टू स्टडी द एंटायर कोर्स एंड देन यू कैन डिसाइड, तब आपको समझ में आएगा ना। हो सकता है कि ग्राफिक्स समझ के अगर आपने ग्राफिक्स में जॉब ज्वाइन कर लिया, हो सकता है कि आप एनिमेशन पढ़ रहे होते तो आपको समझ में आता है कि एनिमेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके स्कोप और भी ज्यादा है। तो क्या होता कि तो फिर आपको यहां पे समझ में आता है कि एग्जैक्टली एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स जो है हमें वो करना चाहिए था। अब एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स करते हो तो इसमें सिर्फ एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स सीखते हो। देखो, करियर कभी भी, स्पेशलाइजेशन कभी भी चूज करो ना, तो एक चीज और आप माइंड में रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और माइंड में रखना, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स है कि हम जो भी फील्ड में जा रहे हैं, जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जो जिसको भी हम स्पेशलाइजेशन के तौर पे चूज कर रहे हैं, जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसमें 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखना। एक कि उसमें सर्वाइवल कितना है, यानी कि वो जॉब में लॉन्ग लास्टिंग कितना है, उसकी इंडस्ट्री कैसी है। कुछ इंडस्ट्री होती है ना जो 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद बैठ भी सकती है, मतलब ड्रॉप डाउन आ सकता है, राइट। अभी जैसे बात करें हम इंजीनियरिंग की, आपको पता है पिछले लॉकडाउन से 6-8 महीना पहले से लेकर अभी तक जो इंजीनियरिंग का मार्केट है, अगर आप ये जो इंडिया टुडे और वो कौन सा एक बिजनेस का आता है ना, ई कॉमर्स ऐसा कुछ करके नाम है उस पेपर का, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी मार्केट कितनी डाउन हुई है, राइट। तो आपको ये समझ, अब देखो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। इंजीनियरिंग में भी 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका मार्केट कभी भी डाउन नहीं होता। एक है आपका सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस, जो सॉफ्टवेयर बोले, एंड दूसरा है सिविल। मैकेनिकल वाले तो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, और नहीं तो तुम देखना 2-4 मैकेनिकल वाले तुम्हारे जान पहचान के होंगे तो अहमदाबाद जाके देखना, गैराज में भी मिलेंगे, जहां पे कार का टायर वायर पंचर होता है ना, उसमें भी मिलेंगे मैकेनिकल वाले। और आधे से ज्यादा मैकेनिकल वाले तो तुमको वहां भी मिलेंगे, अगर तू किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूट में चले जा तो उधर भी मिलेंगे, पता चलेगा वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं अभी, ये मिलेंगे। क्योंकि ये इसका भी लाइव एग्जांपल मेरे पास है। मैं जब एक जगह रहता था हॉस्टल में, जब मैं उड़ीसा में जब था हॉस्टल में रहता था, वहां पे एक बंदा था मैकेनिकल का, उसको जॉब लगी इन्फोसिस में, ठीक है, इन्फोसिस। आप सोचो अगर मैं बोलूं आपको कि बंदे का जॉब इन्फोसिस में लग गया, आप कितना खुश, अरे यार अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। आपको ये थोड़ी पता कि उसको जॉब किस में लगा है। अब एक बात बताओ, इन्फोसिस मैकेनिकल के लिए है? इन्फोसिस मैकेनिकल वालों के लिए है? नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उसको इन्फोसिस में जॉब लगा है। सोचो, मैं तुम्हें बता देता हूं, इंडिया में ये मेरे खुद के रिसर्च है, इंडिया में 75% बच्चा इंजीनियरिंग ही करता है इन्फोसिस के भरोसे। उसको पता है कि इन्फोसिस एक ऐसी संस्था है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट है, भले तुम खरीद के लेके जाओ, तुमको जॉब मिल जाएगा। ये बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो
एक्चुअल काम करता था डेटा मैनेजमेंट का। ठीक है, अगर इसको आप देसी भाषा में बोलो तो डेटा एंट्री, डेटा एंट्री। हाँ, इसको देसी भाषा में बोलो तो इसको बोलते हैं डेटा एंट्री का काम। मतलब क्या कि भैया इतने प्रोजेक्ट आए, डाल दो एक्सेल में। पूरा दिन एक्सेल में काम करता था, तो 4 साल मैकेनिकल क्यों किया तुम? मैंने अपने करियर में नहीं भी तो कम से कम 70 to 80 आर्किटेक्ट के बच्चों को पढ़ाया होगा। अभी आप सोचो, आर्किटेक्ट एक ऐसा कोर्स है जिसमें 20 लाख खर्चा आता है। ठीक है, 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल में 20 लाख का खर्चा आता है। ये मिनिमम कॉस्ट है। अगर कुछ हाई फाई इंस्टीट्यूट आपने कंपनी ज्वाइन, मतलब स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया, तो आप 40-50 पे भी जा सकते हो, लेकिन 20 लाख इज अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्ट। वो भी मेरे पास आए थे और मैंने उनको भी पढ़ाया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो अभी वो क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसे कोर्सेस करते हो, जैसे आर्किटेक्ट पढ़ लो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर पढ़ लो, सिविल, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कहीं से कर रहे हो, उन कॉलेजेस में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है ना कि वो लोग ना बहुत ज्यादा थियरी बेस्ड होते हैं। ये आप सबको पता होगा, वो बहुत ज्यादा थियरी बेस्ड होते हैं। मतलब उनको क्या होता है कि उनके जो एजुकेशन के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाना होता है ना। अभी जैसे तुम लोगों को ही पकड़ लो, हाँ, अभी 3rd ईयर वाला बच्चा ईवीएस का एग्जाम दे के आया है ना, तो देना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते आप। अभी जैसे कुछ बच्चे थे इधर जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम दिया था। अभी बोलो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों देना है उसको एग्जाम? लेकिन ये यूनिवर्सिटी का कुछ नॉर्म्स होता है जिसकी वजह से आपको करना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, अभी जैसे एक आर्किटेक्ट, अगर कोई आर्किटेक्ट पढ़ रहा है तो उसको 3D और ऑटोकैड, ठीक है, और 3D में 3 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे एक हो गया रेविट, एक हो गया लुमियन, एक हो गया 3ds मैक्स। ये 3 सॉफ्टवेयर तो उसको 3D में, और 2D में अगर बात करें तो ऑटोकैड। ये 4 में तो उसको एकदम एक्सपर्ट होना होगा इफ ही और सी इज अ आर्किटेक्ट, 110%। नहीं तो भाई वो काम कैसे कराएगा? तो ये वो कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं है ढंग से। लैब के नाम पे, आपको पता है कॉलेज में होता क्या है, लैब में हो गया, चलो हाँ ठीक है, वहां पे लैब है आज तुम्हारा, तो कौन करा कौन है मास्टर का पता नहीं है। ये होता है, मतलब कॉलेजेस में आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकल पे उतना ज्यादा वो लोग फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डिग्री देनी होती है। चलो ठीक है, लेक्चर वेक्चर सब, मगर कुछ कुछ फील्ड है जो बहुत प्रैक्टिकल है। अभी जैसे सिविल इंजीनियर कोई बना, अभी मान लो उसको काटिया का नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसको सॉलिड वर्क्स का नॉलेज नहीं है, तो भाई वो सिविल इंजीनियरिंग जाकर चलो ठीक है कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कमाएगा नहीं, कमा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसके लिए उसको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमें 3D सीखनी पड़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सेम, अगर आप सपोज मान लो कि हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि अभी आप सपोज ग्राफिक्स, आपने ग्राफिक, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और है, दूसरी पॉइंट जो आएगी वो है कि सैलरी ग्रोथ। ठीक है, सैलरी एंड ग्रोथ किस तरीके का होता है? जैसे सपोज मान लीजिए कि आप ग्राफिक में काम कर रहे हो, अब यहां पे ये भी चीज देखना है कि सीटी, अभी सपोज मान लो कि आपने ग्राफिक्स, आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपने सूरत में ग्राफिक्स ज्वाइन किया, सूरत में अगर आपने ग्राफिक्स ज्वाइन किया, आपकी सैलरी कितनी होगी? सपोज मान के चलो 10 to 15 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, राइट। अगर सपोज आप एक्सपीरियंस भी हो तो बहुत ज्यादा होगा, तो 25 to 30, इससे ज्यादा तो ऊपर आपको सैलरी सूरत में एटलीस्ट इसके लिए नहीं जाएगा, राइट ना। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं 4 to 5,000, ठीक है, तो ये इंटर्नशिप के नाम पे सब धोखाधड़ी है, ये सब कुछ इंटर्नशिप नहीं है। तुम अगर उतना क्लास वर्क कर लो अपना, अगर तुम अपना क्लास वर्क उतना प्रॉपर वे में कर लो जितना तुम्हें प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिलता है, तो तुम्हें अलग से इंटर्नशिप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी, अगर यही 25 to 30 मिल रहा है आपको सूरत में, अगर यही आप बैंगलोर ज्वाइन करो तो आपका सीधा 45 to 80 पे आपका प्राइस जा सकता है। यानी कि क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी डिमांड और इसका जो लिविंग और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी हाई है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सैलरी ज्यादा मिलेगा। अब आपको कंपेयर करना है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको कहां जाना चाहिए, राइट ना। लेकिन अभी सोचो कि आपने 3D सीखा, आपको सूरत में उसकी जॉब ही नहीं मिलेगी, सूरत में आपको 3D की कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। अगर एक दुगी मिल गए डायमंड वाइमंड में, तो डायमंड बनाते रहोगे? नहीं ना, तूने कैरेक्टर सीखा है, तुम तोप, बुलडोजर और एरोप्लेन बनाना सीखे हो, तो तुम डायमंड तो बना नहीं सकते हो, डायमंड तुमसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि डायमंड के लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर अलग होता है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है इफ यू आर गोइंग फॉर द ज्वेलरी डिजाइन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी डिजाइन। तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे राइनो है, मैट्रिक्स है,
ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ज्वेलरी डिजाइन के लिए सीखने पड़ेंगे, बट आपने मैक्स और माया सीखा है तो यू कान गो फॉर दैट। तो लोग जाते हैं फिर भी, मगर ये परफेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट, और ये आपके सही चीज भी नहीं है। सैलरी, अगर हम बात करें सैलरी एंड ग्रोथ की, तो हमें यह भी देखना होगा कि आगे इसका फ्यूचर कैसा है, आगे ऐसा क्या फ्यूचर कैसा है, कहां तक हम इसमें पहुंच सकते हैं। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप ग्राफिक्स में भी बहुत ऊपर जा सकते हो। आप एक दिन अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे आप लाइक कम्युनिकेशन डिजाइनर भी बन सकते हो, आप यहाँ पे विजुअल आर्ट सुपरवाइजर भी बन सकते हो, आप कंसेप्ट आर्टिस्ट भी बन सकते हो। एक बार कंसेप्ट, अगर मैं ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो ग्राफिक्स में क्या होता है, जैसे सपोज मान लो कि आप जब ग्राफिक कर रहे होते हो ना, जिस वक्त आप ग्राफिक्स में होते हो, ठीक है, देखो जब आप ग्राफिक्स सीख रहे हो तो हर चीज की एक प्रोसेस है जो आज पूरी समझ में आ जाएगी आपको। जैसे आप ग्राफिक कर रहे हो तो आप जब स्टार्टिंग में करते हो तो आप क्या होते हो, एक डिजाइनर होते हो, ठीक है, एक डिजाइनर होते हो जहां पे आपको ग्राफिक डिजाइन करनी है। जब इसके ऊपर पोस्ट पे जाओगे तो आप क्या बनोगे, आप बनोगे यहां पे, जब थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको आप बनोगे क्रिएटिव हेड, ठीक है, क्रिएटिव हेड। अब इसके सैलरी में इतना गैप है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्रिएटिव हेड। उसके बाद आप बनते हो यहां पे कंसेप्ट आर्टिस्ट। कंसेप्ट आर्टिस्ट कौन होता है यहां पे, क्रिएटिव हेड कौन होता है, डिजाइनर्स जिसको गाइड करते हैं, मतलब डिजाइनर को जो गाइड करते हैं ना, वो क्रिएटिव हेड होते हैं, जो 10 12 15 20 50 जो भी साइज है कंपनी की, वो उन लोगों को गाइड करते हैं कि भाई ऐसे डिजाइन करना है। कंसेप्ट आर्टिस्ट कौन होता है, कंसेप्ट आर्टिस्ट जो है, इन दोनों के बीच में तो सैलरी मतलब छोड़ दो, अलग लेवल पे गैप है, और इनको फिर वो मंथली बेसिस पे जॉब नहीं होता, इनका जॉब होता है प्रोजेक्ट बेसिस पे। प्रोजेक्ट, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिंपल, कि आपको कंसेप्ट तैयार करना है। जैसे सपोज मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कोई भी एक शैम्पू या परफ्यूम कुछ भी, तो अब इसका पूरा चीज कंसेप्ट आर्टिस्ट डिजाइन करता है कि इसके स्लोगन्स क्या होंगे, टैगलाइन क्या होगा, पंचलाइन क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीजें, पूरी की पूरी चीजें ये जो है कंसेप्ट डिजाइनर यहां पे ये करता है। और उसका काम है सिर्फ बैठ के ज्ञान देना, दे दिया आपको ज्ञान, उसके बाद क्रिएटिव हेड का कॉल है कि वो अपने डिजाइनर को पकड़े और शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप यहां पे भी जा सकते हो। अब यहां पे क्रिएटिव हेड जैसे इसके अंदर एक और भी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन डिजाइन। अब कम्युनिकेशन डिजाइनर का जो कॉल होता है ना, वो हर फील्ड में होता है। आईटी में भी ये लोग जाते हैं, आईटी में भी किसी भी चीज का डिजाइन करने के लिए कम्युनिकेशन डिजाइनर का बहुत जरूरी होता है। इसको विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर भी बोलते हैं। तो ये ग्राफिक का है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप ना 3D सीख रहे हो, तो अभी सोचो कि 3D में आपने क्या करा। आप अगर 3D करोगे तो 3D में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, पहले ये समझो। अब 3D में यहां पे जब आप 3D कर रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और अगर आप ग्राफिक्स वाली पार्ट की मैं बात करूं, अगर आपको लगता है कि मुझे ग्राफिक्स में कल को अपना बिजनेस करना है या खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है, देन कुछ कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी होगी, दैट इज कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर। अब अगर आप बाहर की कंपनी की बात कर रहे हो, जैसे अगर सपोज मान लो कि आपका जैसे सूरत में अक्सर एक प्लान बनता है बच्चों का, कुछ हो ना हो कनाडा जाना जरूरी है ऐसा, तो अगर कनाडा जाना है तो आप कोरल ड्रॉ को इग्नोर मारिए, क्योंकि उधर का कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल नहीं होता है। उधर ज्यादातर इलस्ट्रेटर का होता है, एंड देन होता है इनडिजाइन का। इनडिजाइन आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट्स करनी है, आपको प्रीमियर करना है, ठीक है। और आपको यहां पे आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर हो गया, आपको एनिमेट करना है, और कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको रखना चाहिए। अब अगर आपको ग्राफिक में देखो, अब आप आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत लोग यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे हैं, ठीक है। किन किन का आफ्टर इफेक्ट्स चल रहा है, हाँ थोड़ा, सिर्फ 2 लोग आए हो, बाकी लोग क्या है तुम्हारे आफ्टर इफेक्ट्स वाले। तब देखो, अब ये आफ्टर इफेक्ट्स आप सीख रहे हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स सीखते हैं। हम आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना, रोटो करना, हम उसके अंदर सीखते हैं कलर करेक्शंस करना, कंपोजिटिंग करना। मगर इसका आप जब आफ्टर इफेक्ट्स कर रहे होते हो ना, तो आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए पता है मेरे हिसाब से, दैट इज मोशन ग्राफिक्स। हर तरीके का आप मोशन ग्राफिक बनाओ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपका। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का काम किसी को दिखाओगे, आपका ग्रीन स्क्रीन, रोटो, ये सब काम उतना नहीं आएगा। आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, बट एकदम उसमें डूब नहीं जाना है, राइट। आपको सबसे ज्यादा काम करना है मोशन ग्राफिक्स हो गया, लोगो एनिमेशन हो गया, इन चीजों पे आप ज्यादातर फोकस करो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे हो तो, ठीक है।
तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपके जो सो रील्स बनने चाहिए ना, इस बेसिस पे सबसे ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स तो फिल्मों में यूज होगा नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ग्रीन स्क्रीन सीखनी है। एक दो प्रोजेक्ट कर लिया, रोटो एक दो प्रोजेक्ट कर लिया, ट्रैकिंग आपको इसमें बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए ट्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मोशन ग्राफिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ लाइक ग्रीन स्क्रीन, रोटो, इन चीजों को लेकर। रोटो पे भी आपको फोकस करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स में आपको रोटो की जरूरत पड़ेगी। समझ मान लो कि कहीं पे एक कैरेक्टर ऐसा खड़ा है और हमको दिखाना है कि टेक्स्ट इसके पीछे चल रहा है, तो आपको रोटो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उतना डिटेल रोटो जानने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप रोटो ब्रश यूज कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। फैकल्टी आपको सारे चीज पढ़ाएंगे, उनका काम है, क्योंकि उनके आपके सिलेबस में दिया गया है। क्योंकि कल को नहीं पढ़ाया ना, तो आप ही उठ के एकदम सीधा आंदोलन करने लग जाओगे, और सर मेरे तो ये नहीं थे, वो नहीं थे, वो नहीं पढ़ाया, ये फोकट का। लेकिन आप कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते हो कि क्या ये जरूरी था। नहीं, अगर नहीं है तो इतना दिमाग नहीं लगाने का। तुम्हारे जरूरत की चीजें सारी पढ़ाई जा रही हैं, तो काम होता है कि आप सीख रहे हो तो पढ़ाने वाला आपको सब कुछ पढ़ाएगा। बट आपको यह पता होना चाहिए कि यह सॉफ्टवेयर का असली इस्तेमाल कहां है। इस बेसिस पे हमको अगर सोरील बना लेंगे तो आप फ्रीलांस भर भर के उठा सकते हो। अगर आफ्टर इफेक्ट्स में आपने किसी को कीइंग का सोरील दिया, समझ मान लो कि हमने कीइंग का सोरील दिया, नोबडी विल टेक इंटरेस्ट ना। क्यों लेंगे इंटरेस्ट। आपने फोटोशॉप का किसी को सोरील दिया, सपोज फोटोशॉप का आपने किसी को सोरील दिया, उसमें भर भर के लोगो बना दिया है, लोग आप पे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों के लिए कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इलस्ट्रेटर में किया है कि नहीं किया, ये ज्यादातर देखेंगे फॉर फ्रीलांस, राइट। आपको एडिटिंग आती है, आपने एडिटिंग की सोरील बनाई है, लेकिन आपको प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता, अच्छे से नहीं आता, या प्रीमियर बहुत अच्छे से आता है, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आता, या आफ्टर इफेक्ट्स आता है प्रीमियर नहीं आता, मींस यू आर नॉट अ वीडियो एडिटर, आप कभी नहीं हो। दूसरी चीज की आपने जितनी भी चीज सीखी है, जैसे फर्स्ट ईयर वालों का कंप्लीट हो गया फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिलाकर एक 2 से 3 मिनट की एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। 2 से 3 मिनट का अपने बेस्ट वर्क जो आपने इंटायर ईयर में किया है, अपने बेस्ट वर्क इसमें डाल दो। हो सकता है आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी ना समझ में आए, लेकिन कल को जब आप फ्रीलांस स्टार्ट करोगे करना, जब नए नए क्लाइंट ढूंढना शुरू करोगे, देन यू विल रियलाइज कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम इतना गला नहीं फाड़ रहे होते, सीधे से बात है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, और कोशिश करो कि आप हर साल अपना वर्क को अपडेट करो। यह नहीं कि अभी हम वेब डिजाइन सीखने लग गए, चलो भाई अभी ग्राफिक्स को छोड़ो ना, क्या है। अभी जैसे सपोज मान लो कि हम फोटोशॉप करते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेटर करते हैं, इलस्ट्रेटर में आए, फोटोशॉप की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो ना, अभी इलस्ट्रेटर को अच्छे से करना है। भाई तुम अच्छे से कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जैसे इलस्ट्रेटर में जाते हो ना, तुम फोटोशॉप की आधी चीजें भूल जाते हो। अब जैसे तुम इलस्ट्रेटर से आफ्टर इफेक्ट्स में गए, तुमको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर दोनों गया तुम्हारा। आफ्टर इफेक्ट्स से जैसे 3ds मैक्स में जाओगे, तुम आफ्टर इफेक्ट्स कभी नहीं छुओगे, कभी नहीं छुओगे आफ्टर इफेक्ट्स तुम्हें, क्योंकि 3ds मैक्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जो भी पढ़ते हैं ना, हमें कोशिश करना है कि अगर हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, अगर हमारा यहां पे इलस्ट्रेटर स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क आपको करने चाहिए। अगर आप 3ds मैक्स कर रहे हो, तो आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे भी काम करना है। भले आप टाइम कम कर दो, आप आधे घंटे करो, उस पर 1 घंटे प्रैक्टिस करो, लेकिन करो, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा और आपसे होगा नहीं। और एंड में जब जाओगे तो क्या पता चलेगा, समझ मान लो कि एंड में एक सॉफ्टवेयर हुआ था छोटा सा, कुछ 10-12 दिन का, आपको अच्छे से वही याद है, और जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम तो भूलोगे ना भाई, आपने प्रैक्टिस ही वैसा करा है कि हम फोटोशॉप में गए, इलस्ट्रेटर में गए, फोटोशॉप भूल गए, इलस्ट्रेटर के बाद प्रीमियर में गए, बाकी सब भूल गए, आफ्टर इफेक्ट्स में गए, पीछे के सारे भूल गए। अभी अगर तुमको मैं एक कॉम्बिनेशन दे दूं कि चलो इन दोनों को कैसे, तो तुम बोले सर ये कहां होगा, सर इसको कहां करेंगे, सर ये क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई उसके लिए वो सॉफ्टवेयर, अभी तुम इलस्ट्रेटर में बैठे हो, एक तूने फोटो लिया, तुमको किसी क्लाइंट ने एक फोटो दिया, अभी वो फोटो को कट करना है, उसके बैकग्राउंड अलग करना है। अब तुम तो फोटोशॉप को तो तुमने उसका दाह संस्कार कर दिया बहुत साल पहले, तो अभी तुमसे तो कटेगा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि फोटोशॉप की क्या जरूरत है, नहीं होगा। अभी आप आफ्टर इफेक्ट्स में बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि फोटोशॉप की फाइल आती है कि इलस्ट्रेटर की फाइल आती है, तो आपसे नहीं होगा। समझ लो, यानी कि वो कॉम्बिनेशन समझना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमने फोटोशॉप सीखा था, आफ्टर इफेक्ट्स सीखा है, हमारा इलस्ट्रेटर नहीं था, हमने इलस्ट्रेटर नहीं सीखा है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इलस्ट्रेटर सीखा होगा, क्योंकि उनके कोर्स में भी इलस्ट्रेटर होगा। तो हाउ टू यूज फोटोशॉप इन आफ्टर इफेक्ट्स,
ये कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी भर के कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आप मोशन ग्राफिक्स की दुनिया में जाओगे तो यही काम होता है। पहले जो फोटोशॉप में जो काम करने वाले डिजाइनर होते हैं, फोटोशॉप में कर देते हैं, देन वो फाइल आपको मिल जाता है, चुपचाप आपको फाइल मिल जाएगा, अब आप उसको एनिमेट करके दे दो। अब आपको पता ही नहीं है कि फोटोशॉप के फाइल को यूज कैसे करते हैं, देन आप वहां पे अटक जाओगे। तो इसीलिए कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो ये वो चीज है जो आपके डे 1 से स्टार्ट होता है डियर। यहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे अभी तो 3 साल करना है ना, पहले 3 साल कर लेते हैं, उसके बाद तो 6 महीने का स्पेशलाइजेशन है ना, उसमें 6 महीने में स्पेशलाइजेशन करेंगे। क्या 6 महीने में क्या करोगे? वहां तो ग्राफिक्स है ही नहीं, वेब है ही नहीं, क्या करना है तुम्हें? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से अपना माइंड मेकअप बनाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है, ना ही कोई रिसर्च है आपका, आप जिस पे हो बस उसी पे आप अटके हुए हो। ठीक है, उसी पे अटके हुए हो ना कभी। अभी देखो ये सेमिनार्स सपोज मान लो कि आज जो लोग अटेंड नहीं किए हैं, अभी जो लोग अटेंड नहीं किए हैं, उनसे आप ये कंसेप्ट जो तुमसे पूछा जा रहा है या जो पूछ के देखो उनसे, आपको डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि अटेंड करने का क्या फायदा है और नहीं अटेंड करने का क्या फायदा है। क्योंकि ये चीजें हम बैठ के क्लास में तो एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे, हालांकि मैंने बहुतों को किया भी है, लेकिन आपको क्लास में तो बैठ के मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्लास के टॉपिक्स ही इतने होते हैं कि वही पहले कंप्लीट कराना डिले हो जाता है उसी को, है कि नहीं? तो वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि जहां पे आकर आप कुछ अलग चीजें सीख पाओ और समझ पाओ। अभी देखो, अब हम बात कर रहे थे 3D का। अभी अगर आपको मैं पूछूं कि आपको 3D में आपको क्या पसंद है, कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या पसंद है? कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब तुमने 3D किया होगा। ठीक है, अब 3D में बहुत सारी चीजें, 3D में 2 मेन पार्ट होता है। अब देखो यहां पे 3D में अगर आप जाओगे ना, तो 3D में क्या क्या आपको मिलता है? जनरली मिलता है मॉडलिंग, एक मिलता है टेक्सचरिंग, एक मिलता है लाइटिंग, एक मिलता है आपको रिगिंग और एक मिलता है एनिमेशन, राइट? अब ये सब कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहां पे एकदम मुंह फाड़ के बैठे हो कि हमको तो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें पता ही नहीं है कि खाली टेक्सचरिंग आर्टिस्ट जल्दी मिलता ही नहीं है जॉब। टेक्सचरिंग आर्टिस्ट तभी जॉब मिलेगा जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे, या बहुत रेयर स्टूडियो में कभी टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का जॉब निकल गया। अब निकल तो गया, अब आपको पता नहीं है कि टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। फोटोशॉप तुम बहुत पहले भूल चुका है, बनना तुम्हें टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है, नहीं होगा भाई। फोटोशॉप जिसको नहीं आता वो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट तो भूल जाओ, तुम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि टेक्सचरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। सबसे इंपॉर्टेंट, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां फोटोशॉप काम आएगा। अब हम बात करते हैं मॉडलिंग। हमने आपको बोला भाई 3D में क्या करना है, तूने ऐसा चौड़े में आके बोला मॉडलिंग करनी है। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि मॉडलिंग कितने तरीके का होता है। अब यहां पे बैठे लोगों को, कितने लोगों को पता है मॉडलिंग कितने तरीके का होता है? हाथ उठाओ। 3D मॉडलिंग कितने तरीके का होता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। उदय, और किसी को? ओके, हर्ष। प्रेरक बताओ। पॉली मॉडलिंग होता है और ऑर्गेनिक मॉडलिंग होता है। पॉली मॉडलिंग, हार्ड सरफेस मॉडलिंग और ऑर्गेनिक मॉडलिंग जो हम स्कल्पटिंग की कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, उसको हार्ड सरफेस मॉडलिंग मतलब ऐसे नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉडल एंड ऑर्गेनिक मॉडल। अब अगर तुम अपने पोर्टफोलियो में ये डाल दो कि आई एम अ 3D मॉडलर, ठीक है, बट तुम्हें ऑर्गेनिक मॉडल पता ही नहीं है, तो तुम्हारी सीवी तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरी अगर बात करो, मुझे 3D का सब कुछ आता है, लेकिन मुझे 3D में आज तक कैरेक्टर बनाना नहीं आया, और कभी मैंने उसमें दिमाग भी नहीं लगाया। मेरे जब क्लासेस भी हो रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं क्लासेस हो रहे थे, तो मैं कैरेक्टर मॉडलिंग के होमवर्क वगैरह करके दे देता था, लेकिन उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं नहीं बनाया। मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग में आज भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी थी मॉडलिंग के अंदर इंटीरियर में। मैं अपने कोर्स में इंटीरियर कर रहा था, जो भी चीज होती थी इंटीरियर सबसे बेस्ट टू बेस्ट बना के देता था। फिर इसको पॉलिश करने के लिए मैंने अलग से इंटीरियर डिजाइनिंग की कंप्लीट कोर्स करके मैंने अपने इंटीरियर को शार्प कर लिया। अभी तुम इंटीरियर डिजाइन, एक्सटीरियर डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी पूछो, आर्किटेक्चर डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी पूछो, आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि मेरा इंटरेस्ट कहां है। मुझे कार मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे कार नहीं बनता, आज भी नहीं बनता। बहुत बच्चे कभी कभी पूछते हैं प्रैक्टिस में, मैं आपको हेल्प नहीं, हाँ आपको बेसिक हेल्प कर सकता हूं, क्या भाई तुम्हारा फ्लो गलत जा रहा है या तुमको ऐसे निकालना चाहिए, लेकिन मैं इंटायर कार आपको बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो मेरा जोनर ही नहीं है। मैंने उसको कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, दिलचस्पी नहीं ली, तो नहीं है। तो मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर आपको 3D सीखनी है
तो कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि अच्छा ये मॉडलिंग बहुत लफड़े वाली चीज है, इसमें दिमाग नहीं लगाने का। ये लफड़ा करते करते तुम्हारा पूरा मॉडलिंग क्या छोड़ो, पूरा 3D खत्म हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं यार तेरी की मजा किस में आया, मेरे को मजा ही नहीं आया कहीं, क्योंकि तूने सबको लेट गो कर दिया। अरे यार ये बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल तो ये सारे हैं, ये सिर्फ एक ही सर पे इजी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे तुम। ठीक है, तो अगर आप 3D में अगर आपको जाना है, अगर आप 3D में जाना है तो आपका ये इंटरेस्ट डे 1 से होना चाहिए। यानी जैसे 3D स्टार्ट हुई आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है, किसमें आपको इंटरेस्ट है। सपोज मान लो कि आपको 3D में कैरेक्टर भी पढ़ाया जाएगा, आपको ह्यूमन का जितना है एनिमल है वो भी पढ़ाया जाएगा, आपको जितने भी मैकेनिकल्स होते हैं वो भी पढ़ाया जाएगा, जैसे कार बनाना, रोबोट बनाना, सब कुछ बनाना। लेकिन आपकी अगर दिलचस्पी सपोज मान लो कि कार मॉडलिंग या फिर रोबोट मॉडलिंग, जिसको हार्ड सरफेस मॉडलिंग बोलते हैं, उसमें अगर है तो आप उसमें जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबॉर्ग मॉडलिंग, जो खास करके विजुअल इफेक्ट्स के जो इंडस्ट्री में साइबॉर्ग मॉडलर का बहुत डिमांड होता है। ठीक है, तो आप वो करोगे। कैरेक्टर क्रिएचर मॉडलर का भी बहुत डिमांड है, बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिएचर मॉडलिंग करते हैं। क्रिएचर मॉडलिंग आप समझ रहे हो ना, जैसे जितने भी कीड़े मकोड़े वाली फिल्में आती हैं बड़ी बड़ी, वो सब क्रिएचर मॉडलिंग। क्रिएचर मॉडलर का बहुत कम डिमांड है, सॉरी मतलब बहुत कम लोग हैं इसके अंदर, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। बहुत कम लोग क्रिएचर में जाते हैं क्योंकि इसमें डिटेलिंग्स बहुत ज्यादा है। साइबॉर्ग बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है भाई, आप आराम से बना सकते हो। ह्यूमन बहुत डिटेलिंग्स है। तो अगर आपको कैरेक्टर मॉडलिंग में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर द कैरेक्टर मॉडलिंग। नहीं तो ये देख के कभी नहीं जानेगा, अरे यार मेरा एक फ्रेंड है वो कैरेक्टर मॉडलिंग में तो सिंगापुर में जॉब कर रहा है, तुम नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम डंकी भी लेगा तुम नहीं पहुंच पाएगा उधर, समझ में आया ना। ऐसा समंदर उमंदर में कूद काद के भी नहीं पहुंच पाओगे तुम। ठीक है, पता है ना डंकी, सारे लोगों ने तो मूवी देखा होगा, सारे लोगों ने देखा है डंकी। डंकी नहीं देखा, देख ये मूवी देखना चाहिए एक्चुअली। ये मूवी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत रियल स्टोरी है। और सबसे मजेदार चीज आपको पता है ये डंकी की शुरुआत कहां से हुई थी, आपको पता है? मजा आएगा आपको। हाँ भाई, डंकी आपको पता है डंकी कहां से शुरू हुई थी? मजा आएगा सुन के। अरे तुम उसी धरती के हो भाई, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था। पहली बार अहमदाबाद से एक फैमिली गई थी और सारे के सारे 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे, सारे के सारे लोग मर गए थे। तो शुरुआत वहीं से हुई थी ये। तो ये मूवी देखो, इसमें बहुत चीज सीखने समझने वाली है। ठीक है, तो ये चीज तुम देख सकते हो। फिर कुछ डंकी के बहुत, और इसमें सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह अगर आप पहुंच गए वहां पे उस कंट्री में, तो वहां पे आपको वो क्या उसका रहता है ना, कुछ असाइलम से या कुछ रहते हैं उनके, वहां पे आपको पहले रहना होगा और फिर वहां पे आपको कोर्ट में जाकर ये प्रूफ करना होगा कि आपको अपने देश में खतरा है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से ये प्रूफ करना होगा कि हमको हमारे देश में खतरा है, तो भैया हमको यहां पे सहारा चाहिए आपके देश का। अगर ये प्रूफ हो गया कोर्ट में, देन आप उसके वहां के फिर आपको रेसिडेंशियल जो भी होता है वो सब आपको रेसिडेंट वगैरह मिल जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रूफ सिर्फ अभी तक का जो हिस्ट्री है, जो मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उसमें पंजाब के एक बंदे को मतलब दिया गया था। ये एकदम ऑफिशियली अप्रूव्ड हुआ था पंजाब के एक बंदे को, क्योंकि वहां पे पंजाब में उसको लोग बहुत मार रहे थे। मतलब उसके पीछे की कहानी है, वो छोड़ो, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो था, तो ये चीजें, तो आप ये सहारे से भी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये याद रखना कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो चीज करना है। अभी यहां पे आती है 3D एंड VFX। अब आप सोचोगे कि सर 3D एंड VFX में हम क्या चूज करें? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 3D और VFX में। अच्छा, अभी यहां पे जितने लोग BSc के हैं, कितने लोग BSc के, एक बार हाथ उठाओ। मैक्सिमम BSc वाले हैं। ये सेमिनार तो लग रहा है BSc वाले का ही। तो देखो, अगर सपोज मान लो कि अगर आप 3D एंड VFX, अभी तक कितने लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपको 3D में जाना है या VFX में जाना है? ठीक है, सिर्फ मैं अभी पूछता हूं, 3D में कितने लोगों ने डिसाइड किया कि जाना है? हाथ उठाओ। वेरी गुड, 3D में जाना है, वेरी गुड। श्लोक बताओ क्यों जाना है 3D में? हाँ, आर्किटेक्ट में जाना है, ओके, एनिमेशन में जाना है, वेरी गुड। और विजुअल इफेक्ट्स में किन किन को जाना है?
विजुअल इफेक्ट्स में किस किस को जाना है? अभी डिसाइड नहीं है तो ये करते करते पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारा डिसाइड नहीं होगा। सो प्लीज डू सम रिसर्च, थोड़ा सा कोशिश करो। हीर तुम्हारा अभी भी डिसाइड नहीं है? पागल पागल है क्या रे? जाना होना है कि नहीं जाना है? खाली डिग्री लेने आई है? ओके, सो अगर 3D एंड VFX की बात करें तो अब यहां पे ना बंदे दो तरीके से करियर चूज करते हैं। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं, एकदम फ्रैंकली दो तरीके से यहां पे करियर चूज करते हैं बच्चे। कैसा? एक तो बच्चे आपको मिलेंगे जिनका कोर इंटरेस्ट है, एक तरीके के बच्चे मिलेंगे जिनका कोर इंटरेस्ट है कि भाई हमको 3D ही करना है, 3D में ही जाना है, तो एक बच्चे ये कर लेते हैं, 3D में चले जाते हैं। ठीक है, यहां पे हम 3D लिख लेते हैं, इधर VFX, तो एक बच्चे 3D में चले जाते हैं। दूसरा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, मतलब जिनको टेक्निकल में बहुत ज्यादा इश्यूज है, वो लोग आ जाते हैं VFX में, इधर आ जाते हैं VFX में। अब तीसरा रीजन क्या है? ये तो क्या पहला, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन है कि डिपार्टमेंट। होता क्या है कि आपको VFX में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, यहां पे जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है वो थोड़े कम है, और यहां पे जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने VFX पढ़ लिया, सपोज अगर मान लो कि आपने 3D पढ़ लिया, 3D पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपको 3D में आपने कोई अच्छी पोर्टफोलियो नहीं बना पाया, या फिर आपने उतना अच्छे से नहीं कर पाया, तो शायद मे भी आपको एक बार के लिए होगा कि 3D में आपको जॉब ना मिले। मे भी ये पॉसिबल है कि आपको जॉब ना मिले, मे भी, लेकिन ऐसा होता जनरली नहीं है, निकल जाते हैं बच्चे। VFX में ऐसा है कि तुम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, अगर तुमने सिर्फ 1 महीना रोटो भी ढंग से कर लिया ना, तो तुमको जॉब मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको रोटो की जॉब करनी है या नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर 1 महीना भी अगर आपने, ओए फेंक के मारेंगे ना, घुसेड़ देंगे तुम आंख में, ज्ञान देना तो इधर आके दो, बेसी ज्ञानी बनता है, बिना पेंदी का लोटा वाला काम क्या करो, समझ में आया? तो रोटो एक ऐसा है ना कि इसको ना पहले लोग बोलते थे गेटवे ऑफ VFX। गेटवे ऑफ VFX मतलब ये कुछ नहीं हुआ ना, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते, देखते थे कि ये तो एकदम मतलब भोंदू मटेरियल है, ठीक है, एकदम लोल टाइप बच्चा है, अभी ये पढ़ा तो है, फीस भी दिया है, तो भाई एक काम कर, इसको 2 महीना बैठा और रोटो एकदम ठूस दे इसका दिमाग में, रोटो में आपको जॉब मिल जाएगा। रोटो में क्यों? क्योंकि रोटो डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है जैसे 250-300 बच्चों की, ठीक है। अब एक टाइम था जब शायद रोटो का ना इतना ज्यादा वो क्रेज नहीं था, एक टाइम था जब रोटो का इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता था, और रोटो में जाओगे ऐसा। और कुछ लोगों ने तो ये एक कंफ्यूजन भी फैला रखा था कि भाई VFX की दुनिया में जाना है ना, तो रोटो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ये मिथ है, भ्रम है लोगों का, मतलब ये, और एक तरह का सहारा भी है कि तुमसे कुछ नहीं हुआ तो रोटो करके जॉब ले लो, फिर सुनाते फिरो, नहीं, VFX तो रोटो से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप डायरेक्ट कंपोजिटर भी बन सकते हो, डायरेक्ट, हमारे कई सारे स्टूडेंट बने, डायरेक्ट कंपोजिटर बन सकते हो, विच इज अ हाईएस्ट पोस्ट इन, लाइक यू कैन से कि इन VFX कंपोजिटर बहुत मेन होता है, उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर, तो आप कंपोजिटर भी बन सकते हो। अब एक इसके कंपोजिटर के मामले में कहावत है कि आपकी आंखें ना गिद्ध की तरह होनी चाहिए, वोल्चर। क्यों? क्योंकि उसको बारीक से बारीक मिस्टेक उसी का काम होता है निकालना। अगर आपने वो नहीं निकाला तो मतलब आप अभी आपको सपोज मैं यहां पे लिखूं, यहां पे अगर मैंने लिखा कि ये कौन सा कलर है, सपोज मान लो मैंने यहां पे लिखा ये कौन सा कलर है, बोलो ये कौन सा कलर है? रेड। कितने लोग बोले रेड? किसने बोला था अभी? रेड। और किसने? अब झूठ मत बोलो, अभी बहुत लोगों ने इधर से आवाज आई थी मेरे को रेड। ये कौन सा कलर है? हाँ, अभी तुम होशियार बनने की कोशिश करोगे, अपनी दिमाग चलाओगे। अब ये कौन सा कलर है? रेड कलर है।
अब ये रेड कलर, अब ये तू यहाँ पे तुम होशियारी मार रहे हो, ओहो हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो ब्लैक है। अबे इधर टिक मारा है मैंने, मीन्स ये रेड कलर है। अगर मैं आपसे पूछता, ऐसे यहां पे लिख देता सिर्फ, और मैं पूछता ये कौन सा कलर है, देन ये ब्लैक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पीपल और कंपोजिटर। कि आपको जो लगता है अरे यार ये तो माशाल्लाह एकदम जबरदस्त बनाया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अभी एक बात बताओ, बाहुबली आपने देखा था ना, सबने ही देखा था, ये कॉमन ही क्वेश्चन है। आपको बाहुबली में कई मिस्टेक नजर आया? अभी यहां पे भी 2-4 होशियार मिलेंगे, ओवर स्मार्ट लोग, वो निकालेंगे, देखना अभी। हाँ भाई, तो बाहुबली में कोई मिस्टेक्स नजर आया आपको? नहीं, देखो अभी नहीं बोलेगा, जानबूझ के नहीं बोलेगा, बोलेगा अभी पकड़े जाऊंगा मैं, तो अभी नहीं बोलेगा। हाँ बोलो। बाहुबली में आप लोगों को कोई मिस्टेक नजर आया ऑन स्क्रीन? नहीं, एक्चुअल में भी नहीं था। मतलब अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ व्यूअर्स देखें तो नहीं था। लेकिन हम लोग ना, जब इसके जो वीएफएक्स, बाहुबली 1 के वीएफएक्स डायरेक्टर थे, पीटे ड्रेपर नाम था उनका, जो बाहुबली का जो वीएफएक्स को सुपरवाइज किया था टॉप पे, उसके अंदर में एक और थे। लेकिन ये पीटे ड्रेपर, एक बार इनके साथ हमारी मीटिंग थी हम लोगों की, मतलब हम लोगों का, जब मैं पिछले ऑफिस में था ना, तो यहाँ पे एक मीट होता था, टेक्निकल मीट। तो टेक्निकल मीट में क्या होता था कि इंडस्ट्री के सब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको इनवाइट किया जाता था। याद है ना, पिछले बार जब जो एनुअल प्रोग्राम हुआ था, उसमें धूम 3 और गदर 2 के जो बीएफएक्स सुपरवाइजर थे वो आए थे। तो ऐसे ही एक टेक्निकल मीट होता था। उन्होंने क्लियरली उस सीन को बकायदा ऐसा प्रोजेक्टर पे दिखा के और हम लोगों को बताया कि एग्जैक्टली देखो ये सब मिस्टेक्स हैं। तो वीएफएक्स में कुछ मिस्टेक्स ऐसा होता है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वो पब्लिक के पकड़ में कभी नहीं आएगी। अब कुछ यहां पे भी ज्ञानी लोग आपको दिखेंगे यूट्यूब पे, 100 मिस्टेक्स इन एवेंजर्स, देखा ना, ऐसी वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, 100 मिस्टेक्स इन एवेंजर, 100 मिस्टेक्स इन बाहुबली। ये सब फोकट के कारोबार करने वाले बंदे हैं, जिनका कोई काम धाम नहीं है। देखो एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं ना, जैसे आपको पता है ना बाबा लोग को, आजकल धरती पे 2 तरीके के बाबा हैं। आजकल धरती पे 2 तरीके के बाबा हैं। हालांकि ये दोनों बाबा का जो है ना, दोनों बाबा के, जैसे बाबा लोग का आश्रम होता है ना, तो एक का तो आश्रम है, जैसे कहीं हो गया गुजरात में, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी हो सकता है, और एक बाबा लोग का आश्रम है यूट्यूब। ये वो बाबा लोग हैं, हाँ ये वो बाबा लोग हैं जिनका खुद का क्वालिफिकेशन का कोई पता नहीं, ज्ञान इतने बड़े बड़े तुम्हें देंगे कि पूछो मत। ये आके तुम्हें बताएंगे कि भाई आओ 25 मिस्टेक्स में दिखाता हूं तुम्हें एवेंजर में। सोचो, एवेंजर में 25 मिस्टेक्स में तुम्हें दिखाता हूं। मतलब तुम सोचो कि ये कितना वेले टाइप का इंसान होगा, निठल्ला जिसको बोलते हैं ना, कामचोर, मतलब कोई काम धंधा नहीं है, एकदम बेकार आदमी। मतलब सोचो कि ये एवेंजर को कितनी बार देखा होगा, ऐसा आगे पीछे घसका भसका के, ताकि कुछ तो दिखे। इतना में अगर ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर लेता तो क्रिएटिव हेड बन गया होता है कि नहीं? एकदम सच बात है ना। ये इतनी बार देखता, कोई काम धंधा नहीं है, और इनको पता है कि ये चैनल मोनेटाइज होके भी कुछ मिलता नहीं है। कुछ बंदे तुमको मिलेंगे यूट्यूब पे, एक तरीके के और बाबा मिलेंगे, बाबा मतलब क्या, क्रिएटिव पीपल, एक तरीके और मिलेंगे जो दिखाएंगे कि आओ मैं तुमको दिखाता हूं 10 फनी मूवमेंट इन क्रिकेट। ऐसे भी वीडियोस खूब चलते हैं, और इसमें करोड़ों व्यू होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सब चैनल कोई काम का नहीं है, ये सब चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग तुम्हें मिलेंगे। और एक और तुम में से ज्ञानी, जो इसमें से जो है ना, इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ ज्ञानी बनेंगे। हाँ, ऐसा जो 3rd कैटेगरी में बता रहा हूं, वो कौन से ज्ञानी होंगे पता है? जिन्होंने एडिटिंग सीख ली, अब एडिटिंग का कीड़ा उनके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, तो वो सीधा वो एडिट क्या करेंगे, वो एडिट ये नहीं करेंगे, वो ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम ये एडिट करेंगे, चलो कहीं फिल्म सीरियल में कहीं चांस लगाएं। उनका काम क्या होगा, वो सीधा, अभी रिसेंटली कौन सी मूवी आई थी, रिसेंट एकदम नई मूवी कौन सी आई थी? हाँ चल, तुमको वो सब छोड़, एक बढ़िया सीरीज आया था अभी, हीरा मंडी, ठीक है। अब ये जो तुम में से कुछ लोग निकलेंगे ना, जो दम कीड़ा होगा एडिटिंग का, वो सीधा भी एडिट, इसका हीरा मंडी आज निकला, दूसरे दिन यूट्यूब पे निकालेंगे हीरा मंडी 2 ट्रेलर। राइट ना? ये आपने देखा है ना, साला मूवी आता नहीं है,
अभी हॉल से रिलीज नहीं हुआ, मतलब निकल भी नहीं रहा है, सीधा लगा देते हैं कि गद्दर 4 आ रहा है। हाँ यूट्यूब पे बाहुबली 3 ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है। अब ऐसे लोग क्या थे, ऐसे लोग ने कभी कभी ना डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर को आइडिया भी दे देते हैं। जैसे पहली बार कंचना निकला था, तो उसके बाद ना कुछ एडिटर लोग ने क्या किया कि कंचना 2 का ट्रेलर निकाल दिया। साला डायरेक्टर भी उससे भी पागल, कंचना 5 निकाल दिया हो। तू ट्रेलर निकालेगा, कोई डायरेक्टर ईगो में ले लेता है, सीधा बोला कि तू कंचना 2 का ट्रेलर निकालेगा, साला कंचना 5 मूवी निकाल दिया हूं। पागल हो गया आदमी देख देख के कि भाई कौन सा देखे। फिर आपने वो भी देखा होगा, एक और मूवी यूट्यूब पे खूब फेमस है, राजमहल। ये भी साउथ का हॉरर मूवी है। राजमहल 1, राजमहल 2, राजमहल 3, राजमहल 4, इतनी राजमहल साला। तो ये ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, जिनका काम कुछ नहीं है, बस वो कुछ इधर से मूवी इधर से उठा के डाल देंगे और डाल के एक नया ट्रेलर ही निकाल देते हैं। तो भाई ये क्रिएटिविटी है, अगर इसको सही जगह पे इस्तेमाल की जाए तो ये अच्छी क्रिएटिविटी है, मतलब इसमें उसको अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन ये क्या है, अब ये ट्रेलर 1, 2, 3, 4 निकाल दोगे, कोई फायदा नहीं है आपका। आप समझ रहे हो ना। तो ये सारे जो बाबा लोग हैं, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करने का, ये आपको बहुत ज्ञान देंगे। ये तो तुम्हें अभी तुम जाओ, अभी जब बीच में क्या हुआ था, हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा था, आप लोगों को पता है हॉलीवुड में किस बात की स्ट्राइक थी? क्यों चल रहा था? नहीं, उसका मेन जो रीजन था ना, उसका जो हॉलीवुड स्ट्राइक का मेन रीजन था वो था एआई। इसमें क्या हो रहा था कि जो राइटर लोगों ने कहानी वहानी लिखा था ना, उसको एआई से मॉडिफाई करके लोग फिल्म बना दे रहे थे, फिल्म सीरियल शॉर्ट फिल्म बना के अपना कमाए जा रहे थे। और दूसरे में क्या है कि ये लोग एक जगह पे राइटर को एक बार पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट हर जगह से ले रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स को उसने बैन करवाया, पहला तो नेटफ्लिक्स को बैन करवाया उन लोगों ने कि भाई ऐसे आप रिलीज नहीं कर सकते नेटफ्लिक्स में। पहले क्या हो रहा था, नेटफ्लिक्स पे सब कुछ रिलीज हो रहा था, बहुत सारी चीजें जो मतलब आई नहीं है और वो सीधा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है। तो ये सब एक लफड़ा चला था। अब ये जो लफड़ा चल रहा था, अब यहां पे इस लफड़े को बंद हुए कई दिन हो गए। अभी भी यूट्यूब पे ज्ञान देते हुए लोग मिलेंगे, एनिमेशन वीएफएक्स मत करो, इसमें जॉब नहीं है। अभी मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं, बहुत शानदार रिसेंट एग्जांपल देता हूं। एक बंदा, पता नहीं उसका कुछ तो डेविड ऐसे करके नाम था, ऐसा मत सोचना ये फॉरेनर है, इधर का ही था कहीं का, मतलब कोई ये सब नाम ऐसा ही रखते हैं। यूट्यूब पे तुम जाकर देखो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम 2 ऐसे जगह हैं जहां पे नाम, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम ना तुमको वैसा मिलेगा एकदम, कौन थे अपने, अरे वो ब्रूसली टाइप, है ना, मतलब नाम तुम्हारे हाई फाई मिलेंगे। देखने में बंदा हो जैसा भी, उसका वहां पर एकदम क्यूट शुभम, क्यूट शुभम, और एक्चुअल में शुभम को देखो ना तो तुम्हें दोबारा देखने का मन ना करे। अब लड़कियों का नाम, अभी सब मान लो कि कोई लड़की का नाम है, सब असली वहां पे नाम रहेगा लड़कियों का क्या, ऐसा बारबी प्रियंका, हाँ, और एक्चुअल में उसका नाम क्या है, कमला। हाँ, उसके माँ बाप ने उसका नाम कमला रखा है। इंस्टाग्राम पे बारबी, साला लाइट में ना मिले ये लोग, तुम खोजते रहो इंस्टाग्राम पे, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। मेरा गांव का एक लड़का है, एकदम साला एक नंबर का एकदम लफंगा टाइप बंदा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एक दिन गलती से मेरे को दिख गया, कूलर अभिमन्यु। हम लगा कूलर मतलब कूल तक ठीक था, हाँ वही कूल तक ठीक था, साला कूलर अभिमन्यु का क्या मतलब है, आप समझ रहे हो। तो ऐसे ही यूट्यूब पे भी मिलेंगे। ओके, सो ये डेविड जो था ना, ये डेविड करके कोई लड़का था। अब ये क्या, मेरे हर वीडियो पे आता था, हर वीडियो पे आए और एकदम आग उगले ऐसा, हाँ भाई ये इंडस्ट्री एकदम बकवास है, मैंने 2 साल जॉब किया, उसके बाद जॉब ही नहीं है, ये सब लोग को निकाल रहा है ये वो। मैंने पहले तो उसको कोई ज्ञान नहीं दिया, फिर जो सब्सक्राइबर लोग होते हैं ना, वो लोग उसको दम धो दिया कि भाई तुमको नहीं आता होगा तो तुमको निकाल दिया, अभी तुम इसमें रो क्यों रहे हो, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उनपे। और वो फिर उसको तुम तड़ाक सब कुछ हो रहा था। फिर मैंने उसको देखा, मैंने उसको समझाया कि भाई तू एक काम कर। लास्ट में मैंने पहला ऑफर दिया उसको कि एक काम कर, तू मेरे को अपना सीवी और सोरील भेज, ठीक है, सीवी और सोरील भेज दे, तुमको मैं जॉब लगवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन इधर आकर अभी ऐसे बोलते थे, क्या बहुत सारे बच्चे ना
अभी जैसे देखो, अभी क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपको बीबीए पढ़ना है या एमबीए पढ़ना है या साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, जो भी आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे एक बार जाते हो ना कि करियर इन साइकोलॉजी ऑनर्स, और या फिर किसी कॉलेज के बारे में आपको पता करना होता है, अब जाते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसे बच्चे हमारे चैनल पे भी आते, पूछते हैं कि सर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में क्या है, हम अगर उनको बता रहे हो, जब कोई एक बंदा ऐसे करता है ना तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा। तो मैंने उसको पहले ये दिया, उसके बाद वो बंदा ये तो भेजा ही नहीं मेरे को। उसके बाद मैंने उसको बोला सीधा कि भाई एक काम कर, मैं तुमको एक लिंक भेजता हूं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर भेज, मैं तुमको एक लिंक भेजता हूं, तुम एक मीटिंग तुम्हारे साथ फिक्स करते हो, जो तुम्हारी दुख तकलीफ है ना वो सबको सुनाओ कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वो तुम सबको सुनाओ ताकि सारे बच्चों को ओपनली पता हो। ऐसे कमेंट में इतना लिखने में तेरा हाथ दर्द नहीं करता है? तो आ जाओ, इंटरव्यू सेक्शन है मेरा एक, आप बैठ जाओ ऑनलाइन में, मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दे, ताकि सारे बच्चों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में। उसके बाद से बंदा गायब। यूट्यूब पे वो अब सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हाँ भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, अभी भाई अभी तो इतना ऑफर मिल गया तुमको, आ जाओ बैठ के तुम सबको बताओ। ऐसे लिखने का क्या मतलब, उसमें कम से कम 250-300 से ऊपर कमेंट्स हैं उसके। अभी बंदा गायब हो गया, पहला। दूसरी बार मैंने उसकी रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने उसका लिंक्डइन आर्ट स्टेशन वगैरह निकाला। मैं आपको उसका आर्ट स्टेशन दिखाऊंगा तो उससे लाख गुना मॉडलिंग, अच्छा मॉडलिंग, जो हमारे 3ds मैक्स वाले बच्चे हैं ना, जो रिसेंटली जिन्होंने सीखा है, उससे लाख गुना अच्छा मॉडलिंग करते हैं, लाख गुना अच्छा मॉडलिंग करता है। तब मैंने उसको देखा, तब मुझे पता चला कि वो भाई साहब किसके चेले थे, यूट्यूब के। वो भाई साहब ने यूट्यूब से 3D मॉडलिंग सीखा था, ठीक है। अब तुम यूट्यूब के चेले रहोगे तो तुम्हारी रिस्पॉन्स वैसे ही मिलने वाली है मेरे भाई। अगर सब कुछ यूट्यूब से सीख लिया जाता तो इंस्टीट्यूट, कॉलेज, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, अभी आप सुनोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। मेरी एक स्टूडेंट आई है अभी अभी रिसेंटली, वो एक कॉलेज में एडमिशन ली है। उसका कोर्स फी कितना है पता है? 4 साल का प्रोग्राम है। कितना कोर्स फी होना चाहिए बताओ? हाँ, 4 लाख, 4 to 5 लाख। ओके, और कोई गेस? 4 साल का प्रोग्राम है उसका, 4 to 5 लाख। और कोई गेस? डिजाइन फील्ड का ही है, डिजाइन का ही है। आप बताओ? 20 लाख। चलो 20 लाख पे आते हैं। 20 लाख, 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3 और 50 लाख। ठीक है, सोचो कि तुमने वो यहां तक भी आके गेस गलत किया, उसका फीस है 60 लाख रुपए। एंड नाउ कैन यू बिलीव कि 60 लाख रुपए देकर एक कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया है। अगर ये 60 लाख में 5 लाख रुपए एनिमेशन में इन्वेस्ट करने का और 20 लाख अपने स्टूडियो में इन्वेस्ट करने का, तुम गुजरात को एक वीएफएक्स स्टूडियो दे सकते थे। गुजरात में कोई भी वीएफएक्स स्टूडियो नहीं है। अगर तुम ये पैसे का सही इस्तेमाल कर लेते, 5 लाख रुपए में एनिमेशन सीख लेते, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, और 20 लाख रुपया अपने स्टूडियो में इन्वेस्ट कर देते, गुजरात को एक स्टूडियो मिल जाता और तुम्हारा नाम पेपर में आता कि पहली बार गुजरात में किसी ने, अभी जैसे कैसे इतना बड़ा डायमंड बुर्ज आया, कैसा नाम आ गया मोदी जी का, तो तुम्हारी नाम भी ऐसे में होती कि भाई गुजरात में पहली बार वीएफएक्स स्टूडियो लाने वाला ये बंदा था। 60 लाख का ये प्रोग्राम, और इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट होगी ना इस बच्चे की, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मंथली का 40 से 50 हजार मैक्स टू मैक्स स्टार्टिंग में आफ्टर कॉलेज। व्हाट इज द बेनिफिट? आप समझ लो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप अपना टाइम, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, देन आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करनी होगी, सही तरीके से करनी होगी, सही चीज आपको। और जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि अच्छा इस कोर्स के बारे में तुम्हें पता है? नहीं। हमने तो करना क्यों था? खाली करना क्यों था? आप समझ रहे हो क्यों करना था? क्योंकि कॉलेज का नाम है, एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा कैंपस। तो हम कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम कॉलेज कभी भी कैंपस देख के नहीं सिलेक्ट करते मेरे भाई। ऐस करने जा रहे हो तो गोवा चले जाओ, कम पैसा है तुम्हारे पास तो दमन चले जाओ, है कि नहीं? बोलो। लेकिन तुम ऐसे 60 लाख रुपए देके हम कैंपस देखने जाएंगे? नहीं जा सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या है, अभी के टाइम में आप 3D अगर कर रहे हो तो 3D भी अगर कर रहे हो तो आप ध्यान रखना, मैं आपको पूरी क्लियर चीजें समझा देता हूं, अभी से वो चीज आपको
दिमाग में रखना होगा, छोटे छोटे चीजों से ही काम करनी होगी। 3D अगर सीख रहे हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहां पे 2 कैटेगरी मिलेगा, जैसे एक इनऑर्गेनिक मॉडल का और एक मिलेगा आपको ऑर्गेनिक मॉडल का। अगर आप ऑर्गेनिक मॉडल सीख रहे हो, अगर आप ऑर्गेनिक मॉडल सीख रहे हो, देन आपको माया, जीब्रस, सब्सटेंस पेंटर एंड सब्सटेंस डिजाइनर, ये सारी चीजों को अच्छे से सीखना होगा। तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना उधर, मतलब ये पता चला मैं बोलते रह गया, उधर हुआ ही नहीं उसका। सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिजाइनर, ये 4 सीखने पड़ेंगे। अगर आप इनऑर्गेनिक में जा रहे हो, अगर आप इनऑर्गेनिक मॉडल में जा रहे हो, देन आपको 3ds मैक्स। अगर आप खास करके, चलो यहां पे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, माया, ठीक है, सब्सटेंस पेंटर और फोटोशॉप तो कॉमन है, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप आर्किटेक्ट में जा रहे हो तो 3ds मैक्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। एंड बाद में आपको जाकर थोड़े से और सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, जैसे हो गया स्केचअप, ठीक है, कोरोना, ये सारी चीजें आपको आगे चल के सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप VFX में जा रहे हो तो VFX में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि आप किस में जाना है। आपको मेन जो बड़े डिपार्टमेंट अगर मैं आपको बोलूंगा बेसिक टू, मतलब बेसिक, इंटर लेवल और एडवांस लेवल, तो रोटो बेसिक लेवल पे कर लो, मैच मूव दैट विल बी इंटरमीडिएट लेवल एंड द कंपोजिटर फॉर द एडवांस लेवल, ठीक है, कंपोजिटर फॉर द एडवांस लेवल। अब रोटो अगर सीख रहे हो तो आपको सिलाउट एंड न्यूक, ये 2 चीज बहुत अच्छे से सीखनी है, सिलाउट एंड न्यूक। अगर आप मैच मूव सीख रहे हो तो आपको इक्वलाइजर, माया एंड, और एक है आपका इक्वलाइजर हो गया, माया हो गया, न्यूक, ये 3 चीज आपको अच्छे से सीखनी है। अगर आप कंपोजिटर बनने वाले हो तो देन आपको न्यूक, माया आपको अच्छे से आनी चाहिए। और कंपोजिटर को एक्चुअली सब चीज आती है, उसको मतलब पूरा का पूरा चीज आना चाहिए, मतलब सारी चीजें उसको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि पूरी फिल्म यहीं से बन के बाहर जाती है। सारे डिपार्टमेंट्स होकर फिल्म यहां आती है, सारा करेक्शंस वगैरह सब कुछ यहां आता है, एंड देन जाकर आपको उसको काम करके वो मूवी रिलीज में जाती है। तो इसलिए आपको ये पहले से माइंड मैपिंग करके रखना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे मैंने आपको ग्राफिक्स का भी समझाया, 3D एंड VFX, तो इस बेसिस पे आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे। जैसे अभी यहां पे श्लोक, अगर मैं उसकी बात करूं, वो BSc कर रहा है, राइट, BSc कर रहा है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया कि वो अभी BSc कर रहा है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है कि उसको आर्किटेक्चर में जाना है, ठीक है, उसको आर्किटेक्चर में जाना है। अब चूंकि BSc में उसको आर्किटेक्चर के सारे सॉफ्टवेयर नहीं मिलेंगे, राइट, क्योंकि BSc इन एनिमेशन जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो ग्राफिक्स और एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स को लेकर किया गया है। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना होगा, सपोज एक बंदे को आर्किटेक्चर में जाना है, तो आफ्टर BSc उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। अगर आप एग्जैक्टली आर्किटेक्ट में जाना चाहते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको अलग से सीखने पड़ेंगे, और ये नेसेसरी है। आप ये मत सोचना कि अच्छा मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, BSc कंप्लीट हो गया, अब तो मैं ऐसा हूं भाई, अब मेरे को थोड़ी कुछ सीखना है, मैं तो सब सीख लिया। नहीं, कल को ये इंडस्ट्री ना बहुत अपडेटिंग इंडस्ट्री है, ये डेली बेसिस पे बहुत अपडेट होता है। तो अगर कल को मान लो कि आपने माया और न्यूक सीखा हुआ है, कंपोजिटर हो, अगर कोई दूसरी चीजें आ गई तो 110% आपको उसको भी सीखना पड़ेगा, चाहे जैसे भी सीखो, कहीं एडमिशन लेकर सीखो, यूट्यूब से सीखो, या कोई सीनियर के अंडर में रह के सीखो, बट यू विल हैव टू लर्न, बिना उसके नहीं होगा। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो अभी से आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किस में जाना है, क्योंकि आप जिसमें जाने का सोचोगे ना, आपका सोरिल प्रॉपर उसी में बनेगा। अगर आप सोचोगे कि हम एकदम पूरा सब कुछ सीख लेते हैं, सब में सीखो, सब कुछ जो सीखना है सब सीखो, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उस पर अगर आपकी फोकस रहेगी तो वो सोरिल अलग दिखेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेट जो इंडस्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगा दैट विल बी सोरिल, चाहे जिस चीज में भी आपको जाना हो। सोरिल बोलो, डेमो रील बोलो, पोर्टफोलियो बोलो, दिस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। तो ये अगर आपका स्पेशलाइजेशन ही नहीं पता आपको कि आपको किसमें स्पेशलाइज्ड होना है, तो आप कैसे करोगे? अभी बोलोगे अच्छा मेरे बैच के सारे लोग सर 3D ले रहे हैं, मैं भी 3D। भाई मत करना, ये चीज स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, मत करना। तुम ये चक्कर में मत रहना कि तुम 3D ले लिया तो सबको एक ही कंपनी में जॉब मिल जाएगी।
हो सकता है जिसके वजह से तूने 3D लिया वो मुंबई में हो, तू बैंगलोर। सिंपल सी बात है। तो ये यारी दोस्ती एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद नहीं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो लगता है कि ये वाला पार्ट है जो मुझसे अच्छे से हो जाएगा, गो फॉर दैट ओनली। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है सबको? तो अभी से वो चीज डिसाइड करना है। अभी जैसे सपोज मान लो कि बहुत लोग यहां पे होंगे जिनको वेब में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं होगा। सपोज मान लो वेब में आपको इंटरेस्ट नहीं है, ओके, हमें तो अब पढ़ना तो है क्योंकि हमारे सिलेबस, ओई बहुत मार मारेंगे हीर इधर से। अभी आपके सिलेबस में अगर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आपको पढ़ना। तो जो भी आप कोर्स करोगे, ये एक चीज और ध्यान रखना एकदम, और ये आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कोर्स करोगे उसमें दो चीजें होती हैं बेटा। कोई भी कोर्स कर लाइफ में, उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है? दो बहुत जरूरी चीज होती हैं। एक क्या होता है? एक होगा कि आप उसको पढ़ रहे हो डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है? पढ़ नहीं रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब अगर ये चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ स्किल। तो कुछ चीजें हैं जो आप जो भी कोर्स करोगे, अभी यहां पे ना इस बात पे YouTube में मैंने एक वीडियो देखा था, और YouTube में मैंने एक वीडियो देखा था, उसके बाद ही मैंने खास करके अपना मेरा जो चैनल है उस चैनल पे मैं स्टार्ट किया था एनिमेशन VFX में गाइड करना बच्चों को। वो वीडियो क्या था पता है? वो वीडियो था कि देखो, तुमको अगर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में जाना है तो तुमको किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो तुमको फोकट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, तुमको बनना ये है, लेकिन सिखाएंगे तुमको बहुत सारी चीज। मैंने उसमें कमेंट किया था कि भाई तू 10th पढ़ा है कि मतलब पास आउट है या नहीं है, मतलब क्या है? 10th पढ़ा था ना, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई 10th पढ़ता है। तो क्या तूने 10th में ये बोला था उसको, नहीं 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 नहीं, मेरे को तो इंजीनियरिंग करना है तो हम तो खाली फिजिक्स पढ़ेंगे, हम बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। मतलब कहने का है कि आपको कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना हम, तो उसमें कॉम्पैक्ट होता है, वो चीजें पैकेज होती है। अगर वो नहीं पढ़ोगे, अगर मान लो कि तुम अकेले न्यूक पढ़े, आपने सिर्फ न्यूक पढ़ा, पता चला न्यूक पूरा खत्म हो गया, तुमको लगा कि अरे यार ये तो साला कुछ समझ ही नहीं आया, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता है? फिर एक सॉफ्टवेयर सीखोगे, चलो अभी दूसरा ट्राई मारते हैं। बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नीड कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए ना एक पैकेज किया जाता है। जब भी हम कोई भी चीज करते हैं तो उसकी एक पैकेज होती है। उस पैकेज के अंदर आपको सब चीज रहता है। क्या भाई, अभी जैसे तुम यहां पे जाते हो ना अनलिमिटेड खाने, सभी जाता होगा। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक सूरत में होते हुए अनलिमिटेड कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, तुम कभी नहीं किया अनलिमिटेड? क्यों? ऐसा डर लगता है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा? भाई 400 रुपए में 50 आइटम कौन देगा तुमको? घर वाले भी नहीं देते। 150 में कहाँ है? 200 में कहाँ है रे? भाई एड्रेस देना तो एक दिन ट्राई मारना। आप समझ रहे हो? मैंने कहने का मतलब है कि जब आपको ये, अभी मैं यहाँ पे एक मजेदार चीज बताता हूँ। हाँ, अनलिमिटेड जो कुछ बच्चे, जो मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोर्स करना है लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि भैया हमको स्पेशलाइजेशन किस में करना है। मेरे साथ एक बंदे को मैंने लेके गया था अनलिमिटेड में, ठीक है? तो हुआ क्या कि हम पहले पहुंच गए, मैं और एक सर थे, तो हम लोग दोनों पहले पहुंच गए वहां पे, और वो पीछे से आ रहे थे। तब तक हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे खाना खा के, और मैं ना ब्लॉग बना रहा था उसका, ठीक है? तो ब्लॉग बना रहा था, तो ब्लॉग बनाते हुए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं ना, बिलीव नहीं करोगे, मैं लिटरली पिछले 2-3 महीनों से ना पिज्जा खाने के लिए ना तड़प रहा था। मुझे पिज्जा खानी थी, ठीक है? आपने देखा था? तो मुझे पिज्जा खानी थी। अरे उसमें तो मैंने बहुत कट किया है, बहुत सारी चीजें कट करनी पड़ी, और उसके रीजन मैं बताता हूं तुम्हें। तो मैंने पिज्जा खाने का बहुत मन था कि भाई वो ऐसा टान के जो चीज आता है वो वाली एकदम मुझे चाहिए थी। तो मैंने गया, एक सर ने मुझे एड्रेस दिया, बोला कि सर चलो वहां पे चलते हैं। मैं वहां गया, सालों ने पिज्जा के नाम पे सैंडविच खिलाया मेरे को, और बोलता क्या कि ये डबल लेयर वाला पिज्जा, हमने मारेंगे ना, डबल लेयर वाली पिज्जा है। मैंने उसकी भर भर के बुराई करी। मैं बोला कि भाई अगर तुमको पिज्जा खाना है इसमें तो कभी मत आना। अभी कर वर लिया था तो उधर से ना 2-3 लोग आए,
उसके रेस्टोरेंट के, सर आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ सर बोलो ना। तीनों ने सब्सक्राइब किया। तो फिर ना मैंने वो गाली वाला पोर्शन काट दिया। अगर अरे यार सब्सक्राइब करने के बाद अगर मान लो वो थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा ना यार, जेन्युइन देना पड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, सारे काट दिए। अगर नहीं काटता तो तुम्हें पता है 3 की जगह 6 अनसब्सक्राइब कर देता लोग। तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं भाई अभी मैंने, लेकिन जाते जाते बोला भाई लेकिन है गलत बात ये सब। अरे पिज्जा के नाम पे लिटरली सैंडविच भी उससे ज्यादा टेस्टी होता है। जब मैंने और वो नहीं होता एक उसको क्या बोलते हैं, वो गार्लिक ब्रेड लेके आया। मैंने तो बकायदा उसकी लेयर निकाल के दिखाई है। हमने देखो बोलो ये पिज्जा का तुम क्या कर क्या रहे हो भाई, इसमें है क्या, चीज क्या है। जब उसको बोला ना तो बेचारा दूसरा वाला में थोड़ा लगा होगा के लाया था, ठीक है, दूसरे वाले में। तो मैं वही बोल रहा हूं। अभी तो क्या हुआ, वहीं पे तीसरा बंदा आया मेरा। मैंने उसको बोला भाई मत खाया, मैं तुमको बाहर ले जाके जिसमें बोलोगे वहां खिलाता हूं, मत खा। लेकिन वो ऐसा दलिद्दर टाइप आदमी, राक्षस जैसा, मैंने उसको भेजा कि तू जाकर एक बार आइटम देख ले, अगर तुम्हें लगता है कि सारे आइटम्स तुम्हारे मतलब चल जाएंगे तो ठीक है। मैंने उसको देखने भेजा और वो बंदा जाकर दबा के दम ले लिया सब कुछ। हुआ यूं कि मजबूर, अब आके बोलता है कैसा लग रहा है ये, मारेंगे ना अभी, कैसा लग रहा है, बोला था ना तुमको नहीं लेने के लिए। अब भरो 350 रुपए अब तुम्हें देने तो पड़ेंगे ना भाई, तूने लिया है अब एक चीज खा। तो वही है कि वहां पे क्या होता है, अनलिमिटेड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि हर चीज में मुंह मारना है तुम्हें। जो चीज जान पहचान की ना हो उसको क्यों टेस्ट करना। कुछ चीजें होती है अनलिमिटेड में, आप जाओगे तो जान पहचान नहीं होगा आपका कभी उससे, कभी आप उससे मिले नहीं होगे, देखे नहीं होगे, क्यों मुंह मारना उसके ऊपर, आप पछताओगे। तो ये कभी नहीं, ये मैं कभी नहीं करता, चाहे जितनी भी अच्छी चीज रख दो, अगर मैं उससे अवेयर नहीं हूं या जब तक देखूंगा नहीं कि बगल वाला खा के मजे ले रहा है, तब तक मैं नहीं खाता उसको। क्योंकि इसमें धोखाधड़ी होता है, इसमें धोखा हो जाता है। ऐसे एक बार शादी में ना मैं गया था, और अभी आपको पता है आज से कुछ दिन साल की पहले बात करो तो जल्दी ना मटन बिरयानी नहीं मिलता था मार्केट में। यहाँ पे बहुत नॉनवेज वाले, जो नॉनवेज वाले नहीं मुंह बनाएंगे, मुंह बनाने की जरूरत नहीं, आपको खिला नहीं रहा कोई। तो मटन बिरयानी, मैं एक शादी में गया और वहां पे देखा मटन बिरयानी रखा हुआ था। तो मैं तो अभी काफी दिन से खाया नहीं था, तो मेरे तो अभी वो आ गए, कह रहे यार अभी मटन है तो चिकन कौन खाता है। मैं गया, मटन बिरयानी मस्त लिया प्लेट में और एक पीस खाया। अब उसके बाद मैं डस्टबिन ढूंढ रहा हूं, वो भी खाली वाला, अकेले वाला डस्टबिन जो कोने में बैठा हो, क्योंकि ऐसे पीस मेरे मुंह में गया, साला खत्म ही नहीं हो रहा था, चबाए जा रहा हूं। अब इतनी इंसल्ट फील हो रही है मुझे, मैं फेंकू तो कैसे फेंकू, पूरा प्लेट भरा हुआ है, अब फेंके कैसे इसको। आप समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप कभी भी ऐसे गलत चीजों में दूसरों को देख के तो करना ही नहीं चाहिए भाई। कोई भी काम नहीं करो लाइफ में। लास्ट में मैं एकदम ऐसे एक जगह गया, देखा कि ऐसा डस्टबिन रखा हुआ है, पहले पैर से ऐसे ऐसे करके उसको साइड किया डस्टबिन को, फिर धीरे से सारे प्लेट सब उसको गिराया, वहां पे फेंका, जाके मैं सोयाबीन बिरयानी खाया। तो सोच, चिकन भी पड़ा था, पनीर भी था, मेरे को ऐसा डर हुआ मैं सोयाबीन बिरयानी खा के आया था वहां से। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि आप ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको आप दिमाग लगा रहे हो, दूसरे लोग कर रहे हो तो हमको भी करना, बिल्कुल नहीं करने का। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये डिफाइन आप आज ही कर लो कि आपको किस में जाना है, तो फिर अलग से आपको ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी। अगर आपको लगता है कि 3D में इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, 3D दबा के करो। अब बहुत लोग यहाँ पे कुछ कामचोर ऐसे भी आते हैं जो ना देखेंगे कि यार 3D में बहुत लफड़ा है, तो बोलेंगे सर मेरे को तो ग्राफिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, और झूठ बात है, वो एकदम कामचोरी वाली बात है कि तुमको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट क्यों लाना है। अबे ग्राफिक्स में फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर सीख गया, कुछ साल काम कर लिया तो तुम ऐसे भी मास्टर बन जाएगा। असली मजा तो 3D और एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में जाके कुछ दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। यहाँ पे तू पोस्ट बनाएगा, अभी तुमको बोला रेस्टोरेंट का पोस्ट बनाओ, तो तू सीधा गूगल में जाकर पहले ढूंढेगा रेस्टोरेंट, उतार लेगा। और जो ज्यादा होशियार होते हो तो सीधा मार देते रेस्टोरेंट पोस्ट, उसको उतार लेंगे, ठीक है, फिर ये रेस्टोरेंट हटा के दूसरा डाल दोगे। तो भाई इसको ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं कहते, इसको कभी नहीं कहते। जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग की अगर आप कभी प्रॉपर वर्क करोगे, फ्रीलांस भी करोगे, और खास करके फॉरेन जो कंपनीज है उनकी, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज होता है। वहां पे ना आपको एक मेल आएगा, मेल में आएगा कि ब्रांड क्या है,
तो रेस्टोरेंट है। ब्रांड का नाम पहले लिखेगा, सपोज ब्रांड का नाम है एबीसी कुछ नाम है। अब ये टाइप क्या है, तो रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इसके ब्रांड कलर क्या है, देश। ऐसे पूरी डिस्क्रिप्शन आती है, तुम गूगल में भी नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर तूने गूगल से उठा के बना दिया तो वो सीधा पकड़ में आ जाएगा तुम्हारा कि तुमने गूगल से छापा हुआ है। जैसे ही डालोगे तुम्हारे ऊपर पेनल्टी तक लग सकती है, अगर कोई अच्छे फ्रीलांसर्स का काम आप कर रहे हो तो। वहां पे ऐसा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अब सोचो सूरत में अगर तुम सोशल मीडिया का पोस्ट बनाते हो किसी के लिए, कितना पैसा देता है आपको? हाँ, 150, 200, चल किसी को 2000 मिल गया। भाई ये ना एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए देते हैं, और इसके साथ 3-4 कॉम्बिनेशन देना होता है, कैरोसेल टाइप्स का इनको देना पड़ता है। भाई इसके लिए ना ये 40 से 50 हजार रुपए पे करते हैं डियर। तो 40 से 50 हजार अगर गूगल से ही देख के करना था तो उसका बाल बच्चा भी कर लेता। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुमसे ज्यादा स्मार्ट है वो लोग, है कि नहीं? ज्यादा स्मार्ट है, उसको तो खोजना भी नहीं पड़ता। ऐसा आईपैड खोल के बोलेगा सीरी रेस्टोरेंट वाला पोस्ट दो, तो सीरी तो उसकी बहन जैसा काम करती है, तुरंत ओके ऐसा पोस्ट दे देने का। और उनके पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारे पास तो ऐसे होंगे कि तुमको कुछ खरीद, मतलब कोई आ गया बढ़िया पोस्ट आ गया और यार ये जबरदस्त पोस्ट है, जैसे ही तूने डाउनलोड किया बोलेगा पैसा दो, तो तुम तो पैसा देने से रहे। देते हो कभी? कोई इमेज तुम्हें बहुत अच्छी लगी जो तुमको यूज करना है, भले बहुत बड़े कंपटीशन के लिए, जैसे ही जाते हो एडोब स्टॉक वाला पैसा मांगता है तो तुम नहीं देते। लेकिन फॉरेन वाले बच्चे ना, अच्छा ये रेस्टोरेंट का पैसा लगेगा पोस्ट का, निकाला क्रेडिट कार्ड, टक 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 मारा, सीधा पोस्ट डाउनलोड। तुम तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये काम वो लोग खुद भी कर सकता था, लेकिन ये आपको देते। क्यों? क्योंकि ये जो 50,000 रुपए ये इंडिया को दे रहा है ना, अगर ये फॉरेन में होता ना तो 1 लाख रुपए देना पड़ता। इसका चार्ज 1 लाख। दुबई में एक फ्रेशर ग्राफिक्स डिजाइनर की, मतलब इंडिया से अगर गया है, एक एवरेज नॉलेज वाले बंदे की स्टार्टिंग सैलरी 80,000 है इन इंडियन करेंसी। आपको 80,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। प्लस आप सोचो कि ये कितनी सेविंग है, और ये 80,000 अगर आप सूरत में करोगे तो 8,000 होगा, ठीक है। अब ये 80,000 में अगर आप सेविंग की भी बात करो तो पर मंथ आप 30,000 आप आराम से बचा सकते हो, बच जाता है उनका, ठीक है। आराम से 30,000, जो कि इंडिया में 30,000 बचाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए, तब जाकर 30,000 बचेगा। तो सोचो कि डिमांड कितनी है, अगर हमको उस लेवल पे तैयार होना पड़ेगा। यहां पे वो छापू लोगों का 80,000 नहीं है कि गए गूगल में ऐसा मार लिया कि ऐसा स्कूल पोस्टर डाउनलोड हो गया, फिर बच्चे को लड़का है तो लड़की डाल दिया वहां पे, वो सब नहीं चले वहां पे। मतलब क्रिएटिव डिजाइनर चाहिए आपको क्रिएटिव डिजाइनर होना होगा। 110% आपकी ये सैलरी रेंज स्टार्ट होती है। अगर आप न्यूजीलैंड में जाओगे ना, न्यूजीलैंड में तो इसकी इतनी डिमांड है कि 1,20,000 रुपए सैलरीज है वहां पे ग्राफिक डिजाइनर के। यहां पे एक स्टूडेंट था, पहले पुराना स्टूडेंट था, वो न्यूजीलैंड में ही पढ़ाई कर रहा था, वहां पे वो जॉब भी कर रहा था पार्ट टाइम में। उस बच्चे को 50,000 रुपए मिलता था इंडियन करेंसी में, आप समझ रहे हो? तो ये डिमांड है। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो इस चीज की ये डिमांड है। अगर आपको ये पता ही नहीं है, अभी जैसे पिछले बार एक कंपटीशन था तुम लोगों का, एक बस स्टॉप में बैनर लगानी थी, सबकी हालत टाइट ना, इनको तो बस स्टॉप ही नहीं मिल रहा है। सोच तो तू क्या डिजाइनर बनेगा रे? तो कैसा डिजाइनर बनेगा? तुमको बस स्टॉप नहीं मिल रहा तो काय का डिजाइनर बनेगा? और ये जो डिजाइनर होते हैं ना, इनको अगर मॉकअप बनानी होती है ना, तो ये ना मॉकअप का इंतजार नहीं करते, ना ढूंढते हैं ना डाउनलोड करते हैं। ये सीधा क्या करते हैं, 3D में जाते हैं, बस स्टॉप का मॉडल बनाया, उठाया, ग्राफिक्स में लाया, मॉकअप लगाया, कहानी खत्म। सिंपल सा फंडा होता है। और हम क्या करते हैं, हमें तो बस स्टॉप का मॉडल ही नहीं मिल रहा है। सूरत में इतने बस स्टॉप है, फोटो भी नहीं लेने आता मैं। अगर आप फोटो भी ले लेते तो आपका काम हो जाता। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, समझ में आया? तो कभी भी अगर आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो, अगर आपको स्पेशलाइजेशन के लिए काम करना है, देन सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है उसको रेडी कर लो। और जरूरी नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है उसमें क्या इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। मान लो तुमने 3D कभी पढ़ाई नहीं है, 3D में कैसे इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा? नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है,
हमें करना है कि जब हम उसको स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, ये क्या है। आप फैकल्टीज से पूछो, थोड़ा खुद से रिसर्च करो, अगर कोई जान पहचान का बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है उससे बात करो, एंड देन यू कैन गो फॉर दैट कि हमने मूड बना लिया कि हाँ भाई हमें 3D में जाना है। क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स इसीलिए होते हैं डिफरेंट, ताकि उसमें ना तुम बैठो तो तुम्हें धीरे धीरे नॉलेज आए। जैसे अनरियल का करवाया था। अब एक बात बताओ, अनरियल का जो हमने सेमिनार किया, तुम्हें अनरियल इंजन के बारे में यहाँ पे 1 या 2 लोगों को पता होगा कि अनरियल इंजन का क्या काम है, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन जब वो सेमिनार आप अटेंड करते हो तो आपको पता चल जाता है, अच्छा इसका ये काम है, राइट, ये काम है। तो तब जाकर आपका दिमाग लगेगा कि ये मुझे सीखना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं सीखोगे तो तुम अधूरे रह जाओगे। और अभी के टाइम में जैसे बहुत लोग यहाँ पे, कितने लोगों ने बोला, इसमें से कितने लोग थे जिनको गेम में जाना था, गेम डिजाइनिंग में? तो बड़ा हाथ उठा। अबे हर्ष, तेरा कोई फिक्स सुक्स है? तुमको कुछ फिक्स सुक्स है? सब में हाथ उठे रहा है। 3D गेम एनिमेशन, भाई ये 3 कैटेगरी हो गया। मैंने, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा क्या नाम है? अशोक डिसूजा खान। वाह 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 वाह। अब 3 धर्म वाले का नाम है ये। तो 3D गेम एनिमेशन, ये 3 डिपार्टमेंट है। किस में जाना है? गेम एनिमेशन में जाना है तुम, VFX। और मीर, तुमको किस में जाना है? गेम डिजाइन में जाना है। गुड। सो गेम डिजाइन में अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अनरियल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। आगे चल के अनरियल पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अनरियल वगैरह का काम आता है। तो ये डिसीजंस अगर आप एक टाइम रहते ले लेते हो ना तो बहुत अच्छा है। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको खुद की बिजनेस करनी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस फील्ड में खुद को बिजनेस करना है? तुमको आर्किटेक्चर डिजाइनर बनना है या बिजनेस करना है? हाँ, चुपेगा? हाँ भाई, 1 सेकेंड, तुमको बिजनेस करना है या आर्किटेक्चर डिजाइनर बनना है? क्या करना है? आर्किटेक्ट में बिजनेस करना है तो मतलब तुम क्या करेगा? फ्रीलांस का काम करेगा। ओके। और किसको बिजनेस करना है? अगर इस फील्ड में, अगर मान लो कि बिजनेस भी करना है ना, इस फील्ड में अगर बिजनेस भी करना है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बिजनेस भी करना है तो आपको एटलीस्ट 1-2 साल जॉब कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप नुकसान में रहोगे। आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। आप क्योंकि बिजनेस किसी दूसरे के भरोसे करोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कहां से आता है, क्या होता है, काम कैसे होता है। तो कोई बंदे को हायर करके रखोगे और कंपनी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्लियर है? सभी सबको समझ में आ गई? किसी का कोई डाउट तो पूछो। किसी का कोई डाउट है? हाँ, ये हुआ ना क्वेश्चन। गेम एनिमेशन के सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर बता देता हूं। देखो, गेम जो तुम बोल रहे हो ना हर्ष, जो तुम बोल रहे हो गेम एनिमेशन, दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग। मतलब कि आपको गेम एनिमेशन नहीं, आपको सिर्फ एनिमेशन में जाना चाहिए। अगर आप एक एनिमेटर बनते हो, मतलब कि तुम्हारा जो मेन स्पेशलाइजेशन होगा वो एनिमेशन होगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि जो एनिमेटर होता है वो फिल्मों का भी एनिमेटर हो सकता है, गेम का भी एनिमेटर कर लेगा, वो क्रिएचर एनिमेशन भी कर लेगा, क्योंकि एनिमेशन सबका होगा। तो आपका जो मेन कैटेगरी होगा, डिपार्टमेंट होगा एनिमेशन। अब बाद में तुमको जिसमें इंटरेस्ट है, समझ मान लो कि तुमको गेम में इंटरेस्ट है, तो तुम क्या करोगे? अपने सोरील में सारे गेम मॉडल को एनिमेट करोगे बस। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप एनिमेशन जब करते हो तो एनिमेशन में आप हर तरीके के मॉडल को एनिमेट कर लेना, क्योंकि जहां से ऑफर मिले लपक लेने का। गेम में बैठ के कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ होगा, जहां से भी ऑफर मिले लपक लेने का। मैंने, हमें अपनी सोरील को ऐसी बनानी है कि एक सोरील के बदौलत हमको 2-3 चीजें का फिक्स हो जाए। जैसे हम कंपोजिटिंग का बनाते हैं, हम जब कंपोजिटिंग का बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम थोड़ा सा रोटो भी दिखाते हैं, हम उसमें ग्रीन स्क्रीन और 3D का इंटीग्रेशन भी दिखाते हैं। तो अगर कहीं पे कीइंग आर्टिस्ट का भी जॉब होगा या कुछ नहीं मिला तो हम रोटो आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो इसलिए उस तरीके से आपको यहाँ पे कैटेगराइज करना होगा कि अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो आपको एनिमेशन में हर तरीके के मॉडल एनिमेट कर लो, ये हो जाएगा। तो तुमको अलग से सॉफ्टवेयर सीखने की कुछ नहीं है, तुम्हारा मेन होगा वो माया अनरियल, खास करके माया मेन। हाँ, नहीं, एनिमेटर का जो काम है वो मेन माया में ही है। अनरियल में तो इंटीग्रेशन है ना, कि मतलब जैसे आप किसी कैरेक्टर को प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो,
लेकिन एनिमेटर जो है उसके लिए तो मेन अभी तक माया है, मेन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ 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 हाँ, किसमें किसमें किसको? आर्किटेक्ट को नहीं करते। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का है, ग्राफिक्स डिजाइनर का स्टार्टिंग सैलरी 48,000 है टेक महिंद्रा में, स्टार्टिंग विथ ऑल बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ ले लाके 48,000 से स्टार्टिंग सैलरी है टेक महिंद्रा में। लेते हैं। आपकी पोर्टफोलियो उतनी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें वो पोस्टर, रेस्टोरेंट पोस्टर नहीं चलता, उसमें कंसेप्ट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा 100%। और कोई, और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखो 3D में क्या है ना, 3D में अगर आप देखोगे तो खास करके अगर हम बात करें गुजरात मतलब सूरत की, तो 3D का कोई डिमांड नहीं है। आपको उसके लिए मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे जगह पे आपको जाना पड़ेगा। ये सब जगह में आपको अच्छा खासा डिमांड है। हैदराबाद में तो बहुत है, हैदराबाद में तो फिल्म का छोड़ो। हाँ, तो अभी जैसे 3D की जो होती है ना, जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 3D का बहुत डिमांड है। अब बोलोगे कैसे? इसलिए नहीं क्योंकि रामोजी राव फिल्म सिटी उधर है। रामोजी राव फिल्म सिटी में 3D का कोई काम नहीं है। वहां पे ना एजुकेशन, ई लर्निंग कंपनी बहुत है। ई लर्निंग कंपनी जो है ना बहुत है, मतलब आप जितने भी देखो, जैसे बाइजू का जो 3D प्लेटफॉर्म है, या जितने भी कॉलेजेस हैं जिनके 3D वाले प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं आपको, सब हैदराबाद में है। तो ई लर्निंग में आपको 3D का या कंपोजिटर का डिमांड हैदराबाद में सबसे ज्यादा है। अगर आप बैंगलोर में जाओगे तो बैंगलोर में तो खैर बड़ी बड़ी स्टूडियोज आ गई हैं। मुंबई में कोई टेंशन ही नहीं है। कोलकाता में आपको लाइक 2D 3D विजुअल इफेक्ट्स के मिल जाएंगे, लेकिन उतनी हाई सैलरी नहीं होगी, लेकिन हाँ जॉब अच्छा खासा है। दिल्ली में 3D ग्राफिक्स आर्किटेक्ट का बहुत है। सूरत में अगर बात करें तो आर्किटेक्ट का बहुत है। अगर आपको आर्किटेक्ट का अच्छे से आ गया, अगर आपने थोड़ा सा जान पहचान बना लिया, तो आर्किटेक्ट में तो आप मतलब एक लेवल पे जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और विजुअल इफेक्ट्स अभी सूरत में नहीं है। यहाँ की मूवी भी है, मुंबई में एडिट होती है, तो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में एनिमेशन का है, लोग बोलते हैं कि इंडिया में एनिमेशन में थोड़ा कम है। देखो ये तो क्या है ना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में एनिमेशन का कम है, वो ये ऐसा है कि इनका क्या है कि इनका अपना घर छोड़ के दूसरे के घर अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं, अपने घर में ये लोग कितना भी खा लें, ये भूखल लोग को पेट नहीं भरे, इनको दूसरे के घर का नमक रोटी भी अच्छा लगे। तो ऐसे लोगों, मैं वही तो बोल रहा था ना, ये जो मैंने आपको बोला यूट्यूब पे जो बाबाओं से बचना है, ऐसे ही बाबा मिलेंगे आपको। इंडिया में एनिमेशन का कोई स्कोप नहीं है। तो भाई मोटू पतलू, छोटा भीम, ऐसी जितनी भी मूवीज बनी, लायन किंग जैसी मूवी, या फिर आप जंगल बुक जैसी मूवी सबसे ज्यादा भारत में बनी है। मूवी बाहर का है, लेकिन उसका सारा काम इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में कैसा नहीं है? और पहले तो इनसे पूछना, जो लोग ऐसा बोलेंगे ना कभी आपको, कभी अगर फेस टू फेस तो कम मिलेंगे, अगर फेस टू फेस कभी ऐसे मिल जाए और वो बोले नहीं 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 एनिमेशन का तो इंडिया में, अरे इनको ये भी नहीं पता कि वीएफएक्स का मतलब कि हॉलीवुड। इनको लिटरली बता रहा हूं, ये इनको पूछो अच्छा वीएफएक्स पढ़ रहे हो, हाँ वो तो हॉलीवुड में ही होता होगा। इनको ये पता ही नहीं कि वीएफएक्स है क्या, राइट? अब इनको ये नहीं पता कि वीएफएक्स सिर्फ फिल्मों में नहीं होता भाई, एड फिल्मों में भी वीएफएक्स होता है, सीरियल्स में भी वीएफएक्स होता है, फिल्मों में भी वीएफएक्स होता है। इनको कौन समझाए ये बात? तो कभी फेस टू फेस मिलेंगे नहीं। अगर कभी मिल जाए क्या एनिमेशन का तो इंडिया में उतना स्कोप नहीं है, तो बोलना उनसे पूछने का एनिमेशन क्या होता है पता है तुमको? वो बोले हाँ वही कार्टून वार्टून जो बनाते हैं। तो इनके बातों का सुन के कोई फायदा नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर 100%, अगर मैं आपको बताऊं यहां पे कि 100 फिल्में अगर हॉलीवुड की बनती है ना, हॉलीवुड की अगर 100 फिल्में बनती है, समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 100 फिल्में अगर हॉलीवुड में बनती है तो उसका 80% जो काम है वो इंडिया में होता है। उसकी 80% आउटसोर्सिंग इंडिया में होता है। रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है? बोलोगे सर हॉलीवुड में तो इतना बड़ा बड़ा रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी इंडिया में क्यों होता है? दो चीजें होती हैं। सबसे जो सस्ता चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्राइस। उसको इंडिया में बहुत कम पैसे में
बहुत इफेक्टिव वर्क उनको मिल जाता है। और यही रीजन है कि बाहर के जितने भी वीएफएक्स स्टूडियोज हैं, दे हैव फर्स्ट प्रेफरेंस, उनका जो पहला प्रेफरेंस होता है वो एशियन पीपल होते हैं। यानी कि एशियन जो कंट्रीज है वो सबसे ज्यादा उनके प्रेफरेंस में आते हैं। कारण ये कि यहां पे गधा मजदूरी करने वाले बहुत हैं। इनको तुम 300 रुपए दे दो, पूरा दिन खट लेंगे तुम्हारे लिए। और अगर गलती से इनके इंटरेस्ट वाली चीज दे दी तो तुम रात को 250 ही देना इनको, चले कोई टेंशन नहीं, ये कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये काम करने में माहिर हैं इधर के लोग, मतलब कड़ी मेहनत में बहुत, और इनका आदत भी है पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना। तो ये क्या होता है, उनके लिए बेनिफिट हो जाता है। और जबकि वहां पे क्या है कि वहां पे आर्ली बेसिस में काम होता है। भैया 2 घंटा 10 मिनट किया हूं तो 2 घंटा 10 मिनट का पैसा निकाल दे। और हमारे इंडिया में क्या होता है, 1 महीना 10 दिन काम किया, हाँ 1 महीना का दे दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा अभी, 10 दिन कोई मैटर नहीं कर। वहां ऐसा नहीं है, वहां का ये कल्चर ही नहीं है। तो ये कारण है कि 80% फिल्में, चाहे आप जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवी देख लो, सारे ब्लॉकबस्टर मूवी का मैक्सिमम काम इंडिया में हुआ है। और इसीलिए जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे आईएलएम बाहर की कंपनी है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीएफएक्स स्टूडियो है आईएलएम। उसने मुंबई में लाके डेरा डाल दिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई इंडिया से बंदे को लेके जाना उधर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया महंगा पड़ेगा, उठाओ इधर ही चिपका दो। इंडिया का भी काम हो गया कि भाई इंडिया में आईएलएम है, बहुत बड़ा नाम हो गया, ठीक है, और काम भी यहां पे हो गया। जैसे आपने एक मूवी याद होगा आपको शायद, लाइफ ऑफ पाई एक मूवी आई थी, इसके स्टूडियोज का नाम पता है आपको किसी को? हाँ यही तो बात है इसलिए तो बोलता हूं कि थोड़ा सीरियसली इसको ये करने का। देखो ये जैसे आईएलएम आप बोल रहे हो ना, जैसे आप आईएलएम बोल रहे हो, वैसे ही एक बहुत बड़ी स्टूडियो है जिसका नाम है आरएनएच, जिसका नाम था रिदम एंड ह्यूज। रिदम एंड ह्यूज ये बहुत बड़ी स्टूडियो है, बहुत बड़ी। लाइफ ऑफ पाई यहीं से बन के निकला था, और ये पहले इंडिया में था, लाइफ ऑफ पाई के बाद बैंकरप्ट हो गया। लाइफ ऑफ पाई के बाद ये बैंकरप्ट हो गया, बेचारा बंद हो गया इंडिया से। रिदम एंड ह्यूज परमानेंटली, लेकिन अभी भी है, लेकिन इंडिया में इसकी बड़ी डिमांड थी उस वक्त, अच्छी अच्छी मूवीज ये बंदा निकाला था, लेकिन स्पेशली लाइफ ऑफ पाई के बाद ये बैंकरप्ट हो गया। मतलब इसके पास पैसे नहीं बचे तो ये स्टूडियो को बंद करना पड़ा। तो लाइफ ऑफ पाई जैसी मूवी, आपको पता है ना, लाइफ ऑफ पाई ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया था मूवी। तो ऐसी मूवीज इंडिया में बनी है। आप एवेंजर का कोई, मार्वल डीसी का कोई भी सीरीज ले लो, उसका 70 to 80% काम इंडिया में ही हुआ है। तो कौन कहता है कि इंडिया में जॉब नहीं है, या वीएफएक्स का जॉब नहीं मिलेगा, या एनिमेशन का नहीं मिलेगा? आपको अगर एनिमेशन आपने सीख लिया और आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो आपके लिए भी आश्रम खुला है, यूट्यूब पे चले जाओ। अब यूट्यूब पे मैं आपको एक सिंपल सा चैनल का नाम बताता हूं जो आप सबने देखा होगा, एमजेओ। आप सबने देखा होगा एमजेओ, देखा है ना? कितना पॉपुलर चैनल है, करोड़ों में बंदे की, इकलौता बंदा, करोड़ों में उसकी इनकम है यूट्यूब से। कितना स्टाइलाइज्ड एनिमेशन है, कैन यू बिलीव दैट? एकदम मतलब लो पॉली एनिमेशन है, करोड़ों में इसके कमाई है महीने का, करोड़ों में। इतना रिदम एंड ह्यूज भी नहीं कमाता होगा। तो ये चीजें, रास्ते आपके पास बहुत है, आप कर सकते हो। अब अगर मैं आपको यूट्यूब पे बताऊं, आपको पता है आप लोग सभी यूट्यूब देखते हो, सारे लोग देखते हो, लेकिन आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, मैं अलग पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं। सो यूट्यूब पे सब ऐसा कौन सा नीश है, ऐसा कौन सा कैटेगरीज है जो सबसे ज्यादा अभी, मतलब सबसे ज्यादा मोनेटाइज है? किड्स और कुछ, लेकिन किड्स, हाँ, गेमिंग और कुछ। अब मैं आपको बताता हूं, किड्स, इसने एक पॉइंट सही बोला, बट नॉट ओनली किड्स, दैट इज 2D एनिमेशन। दैट इज 2D एनिमेशन। ये पिछले 2 साल का ट्रेंड मैं बता रहा हूं आपको। पिछले 2 साल का जो रिसर्च है, जो 2 साल का न्यूज है, उसमें यूट्यूब पे अगर सबसे पहले, यानी कि सबसे जल्दी अगर कोई चैनल मोनेटाइज हुआ है तो वह है 2D एनिमेशन का।
सबसे जल्दी 2D एनिमेशन का। और ये जो 2D एनिमेशन है, इसका एक और खास बात है कि इसको लैंग्वेज भी बैरियर नहीं करता है। लैंग्वेज भी बैरियर नहीं। मैं आपको बताता हूं, उड़ीसा का एक चैनल है, हाँ, उड़ीसा का एक चैनल है जिसका नाम है नोटिया कॉमेडी, ठीक है? हे क्या है? हे क्या है? पागल गई है, ठीक है? इसके एक एक वीडियो पे 70 मिलियन व्यू है और ये उड़िया में है। आप समझ रहे हो कि अगर ये हिंदी में होता तो इसकी ऑडियंस और भी ब्रॉड होती। ये उड़िया में होते हुए भी अगर एक वीडियो पे 60 मिलियन 70 मिलियन के अगर व्यूज हैं तो आप सोच लो कि ये क्या मैटर करता होगा। एमजेओ की अगर बात करो, आज उसको देखकर हजारों चैनल खुल गया वैसा वाला, लेकिन उसका स्क्रिप्ट, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग, उसका जो डायलॉग्स कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट? और जिसकी वजह से आप उसके चैनल पे व्यूज देखो, जबकि वो हिंदी चैनल है, जबकि ये तो रीजनल लैंग्वेज में है, ठीक है? चलो अभी कुछ कोई नहीं। सो विवेक बिंद्रा को जानते हो? अभी आप बोलोगे कि सर ये 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन वालों को जॉब कहां मिलता है? भाई विवेक बिंद्रा भी जॉब देते हैं। विवेक बिंद्रा की जो स्टूडियो है उसमें कुछ 1400 एनिमेटर काम करते हैं। 1400 एनिमेटर काम करते हैं, 2D प्लस 3D मिलाकर 1400। आपने देखा ना उसकी वीडियो, जब वो कुछ बोलते हैं तो साइड में एनिमेशन के जरिए वो दिखाते हैं। वो एनिमेशन करने के लिए 1400 एनिमेटर हैं, तकरीबन 800 वीडियो एडिटर काम करता है बंदे का। तो 1400 एनिमेटर को तो यही जॉब दे रखा है। इतना एनिमेशन तो फिल्म स्टूडियो में भी हायर नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बढ़ गया है। आज जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ गया है। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको मल्टीपल सेगमेंट्स है काम करने के। आप यूट्यूबर के अंदर में काम कर सकते हो, यूट्यूबर लोगों की भी एक से कंपनी है। आप किसी यूट्यूबर के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हो, खुद का काम कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट बी स्पेसिफिक, बी स्पेशलाइज्ड। जो भी चीज आप सब चीज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ये 4 चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, तो 4 चीजों में स्पेशलाइजेशन करो। डुअल ट्रिपल स्पेशलाइजेशन तो होता ही है, आप करो। लेकिन स्पेशलाइजेशन वर्ड अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें मास्टर हो रहे हो। अभी मतलब आपने अपनी पूरी फोकस उस पर लगा दी है, तो वो करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं? तो चले फिर आज के लिए बस इतना ही। क्या बात।